हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकुश चेड़ीमार और स्वागत है आप सभी का हमारे फर्स्ट लेक्चर में फॉर एग्जाम ओरिएंटेड बैच फॉर सीए इंटरमीडिएट ऑडिट मे 25 अटेम्प्ट के लिए। तो सिंस ये हमारी एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, फिर भी हम इसमें 100% कॉन्सेप्ट्स करने वाले हैं एंड 100% क्वेश्चंस करने वाले हैं हमारी पार्ट 1 क्वेश्चन बैंक से। सर, पार्ट 1 क्वेश्चन बैंक अगर आपको मैं बता दूं कि भाई हमारी जो पार्ट 1 क्वेश्चन बैंक है उसमें हमने सारे एनालिटिकल क्वेश्चंस रखे हैं, सारे सोचने वाले इंटरप्रिटेशनल क्वेश्चंस रखे हैं। इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ पार्ट 1 हमारे इस एग्जाम ओरिएंटेड बैच में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वही ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में जाके धोखा दे सकते हैं, वही ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे, वही ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर में आप कुछ और चीज लिख के आ जाएंगे और वो आपके सजेस्टेड आंसर से मैच नहीं करेगा। यही सेम अप्रोच हमने अपने सीए फाइनल में भी फॉलो करी है एंड यही सेम अप्रोच हम ये सीए इंटरमीडिएट ऑडिट की बैच में भी फॉलो करने वाले हैं। एंड सिंस इस बैच का नाम ही एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, तो हमारा इसमें पर्पस होगा कि हम 100% कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझेंगे, साथ ही साथ मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट से, अपने कॉन्सेप्ट बुक से उन कॉन्सेप्ट्स को कैसे याद करना है, क्या अप्रोच होना चाहिए एग्जैक्टली ऑडिट में, ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। क्योंकि सर, हमारा इस बैच में मेन पर्पस है एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाना, ठीक है। और जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी मेरा पैटर्न एनालिसिस है, जो भी मैंने ट्रेंड एनालिसिस किया, जो भी मैंने समझा है आईसीआई को, उसके फ्यूचर पैटर्न्स को, आने वाले पैटर्न्स को, वो सारी चीजों का निचोड़ करके एंड साथ में मेरे जो 95 मार्क्स आए थे सीए इंटरमीडिएट ऑडिट में, विच इज द एवर हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ आईसीआई टिल नवंबर 23 अटेम्प्ट, ये सारी लर्निंग्स के साथ लेकर सब कुछ निचोड़ के मैं आपको इस बैच में प्रोवाइड करने वाला हूं। क्योंकि मुझे पता है कि सर, हमें ऐसा लगता है कि ऑडिट इज द मोस्ट ड्रेडफुल सब्जेक्ट इन सीए इंटरमीडिएट, कि भाई ऑडिट ही है जिससे सबसे ज्यादा बच्चों को डर लगता है। और मेरा यही मकसद है कि मैं आपके मन से इस डर को निकालने वाला हूं ऑडिट के, और आप बस कुछ घंटे मेरे साथ बिता लीजिए। मतलब जब तक हमारे बैच खत्म हो जाता है तब तक आप देखिएगा कि आपको ऑडिट में इतना लेवल का कॉन्फिडेंस होगा ना कि सर, आप तो बोलेंगे कि बस अब तो पेपर आ जाए, बस मैं ऑडिट को निकाल के आने वाला हूं इस बार। अब मैं ऑडिट के लिए इससे ज्यादा अटेम्प्ट या फिर इससे ज्यादा मे 25 के बाद मुझे ऑडिट सब्जेक्ट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सर, मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मैंने ऑडिट को एक्चुअली जिया है अपनी आर्टिकलशिप में। स्टैट्यूटरी ऑडिट में ही मेरी आर्टिकलशिप थी, केपीएमजी में, वन ऑफ द बिग फोर में। ठीक है, मैं आपको अब मेरे बारे में बहुत सारी चीजें नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको मेरे बारे में बहुत सारी चीजें पता होंगी, तभी आपने बैच लिया है। तो हम बढ़िया तरीके से जल्दी से शुरू करते हैं हमारे इस सीए इंटरमीडिएट ऑडिट के साथ। तो सर, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं हमारी ये इंडेक्स के बारे में कि हम ऑडिट में अप्रोच क्या होगा या फिर मेरा क्या एनालिसिस कहता है। तो मैंने अभी जितना भी मैंने पढ़ा है, 3-4 साल ऑडिट को जिया है, प्लस मैंने जब फैकल्टी बना सीए फाइनल वाले लोगों को पढ़ाया, सीए फाइनल वाले के सर्टिफाइड कॉपीज एनालिसिस की, आईसीआई का मार्किंग कॉपी एनालिसिस किया, मार्किंग स्कीम एनालाइज किया, तब मुझे पता चला कि आईसीआई ना मार्क्स जो दे रहा है, जो लोग, मतलब जो हम सोचते थे ना कि यार एसेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं, 4-5 मार्क के जो क्वेश्चन होते हैं, उसमें आईसीआई मार्क्स नहीं देता है, उसमें आपको 4 आउट ऑफ 4, 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स कभी नहीं मिल सकते हैं, तो वो सब गलत है। आईसीआई मार्क्स देता है, बस ये शर्त है कि हमको मार्क्स लेना आना चाहिए। और ये पूरे बैच में मैं आपको यही समझाने वाला हूं कि कैसे आईसीआई से आपको नंबर बटोरने हैं। और सबसे मेन चीज जो इसमें होने वाली है वो है आपका कीवर्ड्स, कि सर, अगर आप वो कीवर्ड लिख रहे हो आपके एग्जाम में, जो मैं आपको बताऊंगा अपनी बैच में कि सर ये कीवर्ड है, अगर आप वो कीवर्ड अपनी एग्जाम में लिख रहे हो और उसको अंडरलाइन कर रहे हो, तो आपको पूरे के पूरे 5 में से 5 मार्क मिलेंगे। और ये हमने सीए फाइनल नवंबर 24 में पूरा टेस्ट किया है, रिजल्ट्स के साथ, उनके सर्टिफाइड कॉपी एनालिसिस के साथ। तो ये पूरा ट्राइड एंड टेस्टेड है। आपको बस कीवर्ड्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। और सर, कीवर्ड्स कैसे याद रखेंगे? सर, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स है, इतने सारे कीवर्ड्स है, कैसे याद होगा? तो आप उसकी भी टेंशन मत लीजिए। हम साथ ही साथ आपको, मैं अपनी इस हैंड रिटन नोट से आपको सारे कीवर्ड्स डायग्राम के थ्रू, ये ऐसे डायग्राम बना बना के, चार्ट बना बना के सारे कीवर्ड्स समझाने वाला हूं। तो वो कीवर्ड्स के साथ हम याद रखेंगे सारी की सारी चीजों को, सारे कीवर्ड्स एक फ्लो में याद रहेंगे, तो हमें अच्छे से सारे वर्ड्स याद रहेंगे। और सर, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सर ये ऑडिट क्यों करना है, सर व्हाई ऑडिट, ऑडिट होता क्या है, क्यों करना है, ऑडिट कैसे होता है, ये सारी चीजें हम इस पूरे एग्जाम ओरिएंटेड बैच में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि सर, हमारा जो एंटिटी होती है, कोई भी कंपनी होती है, मान लीजिए आप, ठीक है, आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, आपने किसी कंपनी के शेयर्स लिए, तो कहने को तो आप शेयर होल्डर्स हो, कहने को तो आप ओनर हो, लेकिन आप उस कंपनी को मैनेज तो नहीं कर रहे, आप उस कंपनी पे जाके उसके जो भी डिसीजन है वो तो नहीं ले रहे। वो डिसीजन कौन ले रहा है सर?
उसका मैनेजमेंट ले रहा है, सीईओ ले रहा है, सीएफओ ले रहा है, एमडी ले रहा है, मैनेजिंग डायरेक्टर ले रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ले रहे हैं, राइट। तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके इंटरेस्ट में, आपके भरोसे पे, आपके हित में डिसीजंस लेंगे या फिर नहीं लेंगे, वो किसको पता। उन्होंने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं आपको बताने के लिए, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बने हैं या फिर नहीं बने, किसको पता। तो यही चेक करने के लिए कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट और बीओडी ने बनाए हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या फिर नहीं है, ये चेक करने के लिए हम करवाते हैं ऑडिट। ऑडिट का सिंपल सा मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना। अब सर चेक करने के लिए हमें कुछ तो चाहिए होगा ना, जैसे आपके सजेस्टेड, आपके सर्टिफाइड कॉपी को चेक करने के लिए आईसीआई के एग्जामिनर्स को भी सजेस्टेड आंसर चाहिए होता है मैच करने के लिए, वैसे ही हमारे पास एज एन ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने के लिए हमारे पास होता है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मैं आपको अभी थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं, थोड़ा सा बोल बोल के बता रहा हूं, फिर हम लिख लिख के सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं एज एन ऑडिटर, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अरे सर इतना भारी वर्ड मत बोलिए, मैं आपको वो भी वर्ड समझाऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कंपेयर करते हैं। हम अब सर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब क्या हो गया, अब जैसे छोटी एंटिटी होती है तो उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगता है, बड़ी एंटिटी लगती है तो उसमें इंडेस लगते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगते हैं। तो ये हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होते हैं। इसके बेसिस पे हम पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करते हैं कि हाँ भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसके बेसिस पे सही बना है या फिर नहीं बना है, इसी को हम ऑडिट बोलते हैं। सिंपल भाषा में हम यही बोलेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना, ठीक है, सिंपल। अब हम बात करते हैं सर इस ऑडिट में होते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। हम एज एन ऑडिटर, हम हैं सीए, ठीक है, अब हम पे लगते हैं कुछ स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स मतलब क्या, मान लीजिए कि हमें ऑडिट कैसे करना है, हमें इस सिचुएशन में क्या करना है, वो सारी चीजें हमें ये स्टैंडर्ड्स बताते हैं। तो ये आपका मेजर पोर्शन है सीए इंटरमीडिएट ऑडिट का। ये हमारा पूरा स्टैंडर्ड्स जो है, ये मैंने लाइन वाइज आपको ये स्टैंडर्ड सारे दिए हुए हैं। ये स्टैंडर्ड्स के अलग अलग नंबर्स होते हैं, ये लाइन वाइज मैंने आपको सारे स्टैंडर्ड्स हमारी कॉन्सेप्ट बुक में मेंशन्ड है। अब स्टैंडर्ड सिर्फ स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे ऑडिट नहीं होता, बहुत सारी और चीजें भी देखनी पड़ती है, बहुत सारे अलग अलग रिपोर्टिंग भी करनी पड़ती है। तो वो अलग अलग अदर देन स्टैंडर्ड्स वाली जितनी भी चीजें, वो मैंने आपके अलग अलग चैप्टर्स में डाल दी है। जैसे आपको अगर पता हो तो हमारा बैंक ऑडिट होता है, हमारा ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज होता है, जिसमें हम देखेंगे कि हमें सिर्फ कंपनी के अलावा कुछ सपोज सिनेमा का ऑडिट करना हो, होटल का ऑडिट करना हो, अगर किसी क्लब का ऑडिट करना हो तो हम कैसे करेंगे, हॉस्पिटल का ऑडिट करना हो तो कैसे करेंगे, एनजीओ का कैसे करेंगे, गवर्नमेंट का कैसे करेंगे। तो उसमें जो अलग अलग कंसिडरेशंस आते हैं वो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे सर, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कि सर अगर हमें बोरोइंग्स का ऑडिट करना हो, ट्रेड रिसीवेबल्स का ऑडिट करना हो, ट्रेड पेबल्स का ऑडिट करना, ऐसे इंडिविजुअल अकाउंट्स का ऑडिट करना हो, तब हम कैसे ऑडिट करेंगे, तब हमें क्या क्या चीजें ध्यान में देनी है। बैंक ऑडिट में बैंक के बारे में बात करेंगे। ऐसे ही आपका हर एक चैप्टर अलग 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 चीजों के बारे में बात करेगा। और हम हर एक चैप्टर में मेरा यही अप्रोच रहने वाला है कि हम जल्दी से जल्दी कॉन्सेप्ट को समझे और उसके साथ ही साथ उस कॉन्सेप्ट के जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन है, जो मैंने आपको क्वेश्चन बैंक जो दी है ना, ये वाली क्वेश्चन बैंक आपको मिली होगी, इस क्वेश्चन बैंक में आप देखेंगे मैंने टॉपिक वाइज आपका ये क्वेश्चंस बाइफरकेट किए हुए हैं हर एक चैप्टर के अंदर, ताकि हम जैसे ही उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट करें, उसी कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम उसी कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन कर ले, ताकि हम सीक्वेंसिंग मैच रखें और जैसे ही हमने कॉन्सेप्ट किया वैसे ही हमें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिल जाए क्वेश्चन करके उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की। ठीक है, यस सर। अब हम बात करते हैं सर, अब हमें क्या करना है। यहाँ पे मैंने आपके सारे शॉर्ट फॉर्म्स दिए हुए, जो भी मैंने शॉर्ट फॉर्म्स इस पूरी कॉन्सेप्ट बुक में यूज किया। पहले तो मैंने एक बार उस शॉर्ट फॉर्म को पूरा फुल फॉर्म में लिखा है और फिर मैंने यहाँ पे सारे शॉर्ट फॉर्म्स दे दिए। अगर आपको नहीं याद रहे तो आप यहाँ पे जाके शॉर्ट फॉर्म्स भी देख सकते हैं। ठीक है, तो सर अब हम लोग शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर। आपके आईसीएम मॉड्यूल अगर आप देखेंगे, ठीक है, अभी वो आपको देखने की जरूरत नहीं है। सर सबसे बड़ा डाउट आपको भी आएगा, आपको भी शायद आया होगा इस बैच को लेने से पहले, अब नहीं होगा इसलिए आपने भरोसा करके ये बैच ली है। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि सर आपने 115 पेजेस में पूरी सी इंटरमीडिएट ऑडिट कैसे कवर कर ली सर, ये तो बताइए हमें। हमने बुक्स देखी 250-300, सर आप पे भरोसा है इसलिए हमने बैच ले लिया, लेकिन फिर भी सर थोड़ा सा कंफ्यूजन आप अगर हमें बता दे तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि मैंने जितना भी एनालिसिस किया अभी तक, जो भी मैंने आपको चीजें बताई, ट्रेंड एनालिसिस, फ्यूचर एनालिसिस, फ्यूचर में क्या होने
वाला है, ऐसे कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, ऐसे कैसे ज्यादा से ज्यादा केस स्टडीज बना के क्वेश्चन पूछ रहा है। अब वो डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस कम हो गए, अब ऐसे थोड़ा दिमाग से खेलना चाह रहा है। ये सारा चीजें एनालिसिस करके 95 मार्क्स वाला एनालिसिस करके मैं आपके लिए ये 115 पेजेस की कॉन्सेप्ट बुक लेके आया हूं। अब सर इसमें 100% मैं कैसे क्लेम कर सकता हूं, फिर 100% रेलेवेंट पोर्शन ऑफ सी इंटरमीडिएट ऑडिट कैसे कवर्ड है, मैं ऐसा कैसे बोल रहा हूं? तो क्योंकि आप देखेंगे हमारी ये जो कॉन्सेप्ट बुक है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। मैंने बेसिकली आपके स्पेसेस का अच्छे से यूटिलाइजेशन किया है। अब यही अगर मैं इसको इसके नीचे लिख देता ना, ये वाले पार्ट को इसके नीचे लिख देता, तो ऑब्वियसली वो डबल पेज हो जाता। तो मैंने क्या बस स्पेसेस को थोड़ा अच्छे से यूटिलाइजेशन किया है, जिससे आपको नंबर ऑफ पेजेस कम लग रहा है। तो सर आपने ऐसा क्यों किया? जब कंटेंट उतना ही है तो नंबर ऑफ पेजेस कम करके क्या होगा? तो आपकी जो मेंटालिटी है ना, जो ऐसा लगता है, आप देखिए इतनी पतली सी बुक है मेरे पास, तो भी बुक पड़ी भी है, मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये है इतनी पतली, ये है आपकी बुक, ये है इतनी पतली सी बुक। जब हमें लिखते, जब ये बुक मिलती है ना हाथ में, ऐसा लगता है मैगजीन है। सर बहुत सारे बच्चे तो इसको मैगजीन ही बोल रहे थे कि सर 115 पेज की बुक है, मैगजीन लग रही थी। तो वो सेटिस्फैक्शन जो आता है ना, दिल को ऐसा सुकून मिलता है कि हाँ भाई सिर्फ 115 पेजेस ही पढ़ने हैं, हो जाएगा, एक एक पेज में तो सारे स्टैंडर्ड्स कवर्ड है, इतने ईजी आराम से हो जाएगा। वो मेंटल सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड 1.5 डेज जब आपको मिलते हैं, तब आप 1.5 डेज में ये बुक आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, अगर आप स्टार्टिंग से ही इस बुक को रेफर करते चलेंगे। और अभी तो हमारे पास 2 महीने ही बचे हैं, तो ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच प्लस आपकी ये जो 115 पेजेस की बुक है, ये बेस्ट कॉम्बो है आपके लिए अभी 2 महीने में ये एग्जाम खत्म करने के लिए। ठीक है, यस सर। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 जो है आपके ऐसे मॉड्यूल में, जिसका नाम है नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, और हमारे कॉन्सेप्ट बुक में जिसका नाम है एसे 200 एंड बेसिक्स ऑफ ऑडिट, जिसमें हम बेसिकली ऑडिट के बारे में समझेंगे। ऑडिट क्या होता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं ऑडिट के इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या होते हैं, ऑडिट कितना बड़ा होता है, क्या स्कोप होता है, ऑडिट के अंदर और क्या क्या चीजें आती है, क्या एश्योरेंस एंगेजमेंट, ये सारी चीजें हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो अब यहां पे आप सोचेंगे सर ये एच क्या लिखा है आपने, तो ये बेसिकली मेरे लिए है, मेरे रेफरेंस के लिए, कि यहां पे मुझे हैंड रिटन नोट्स का यूज करना है। अब सर हैंड रिटन नोट्स क्या होते हैं? सो बेसिकली आपके यहां पे अगर आपको मतलब मुझे अगर किसी भी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाना है, बहुत डिटेल में समझाना है, और कुछ चार्ट्स यूज करके के समझाना है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, आप कीवर्ड्स और अच्छे से याद रख पाए, तो मैं ये हैंड रिटन नोट्स का यूज करता हूं। क्या सर हमें भी बनाने हैं हैंड रिटन नोट्स? तो मैं पूरा रिकमेंडेशन ये करता हूं, मेरा सजेशन यही रहता है कि आपको अपने हिसाब से, अपने हाथ से ऐसे हैंड रिटन नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई चीज एक बार हाथ से लिख लेते हो ना, तो वो ज्यादा देर तक आपके दिमाग में रहती है। लेकिन फिर भी आई अंडरस्टैंड कि सिंस आपके अभी 2 ही महीने बचे एग्जाम के लिए, May 25 के लिए, तो ये हैंड रिटन नोट्स की लिंक भी आपको मिल जाएगी। अब ये लिंक कैसे एक्सेस करनी है वो मैंने आपको इंट्रो वीडियो में बताया हुआ है। आप अपने सॉफ्टवेयर में देखिए, एक इंट्रो वीडियो होगा, इससे पहले वाला वीडियो वो आप देखेंगे, उसमें मैंने सारी चीजें बताई गई है कि आपको अगर कोई डाउट आए तो आप मुझे कैसे कांटेक्ट करेंगे, क्या क्या लिखेंगे डाउट में, कोई टेक्निकल क्वेरी आए तो आप कैसे क्या लिखेंगे, कोई आपको हैंड रिटन नोट्स कहां से मिलेगा, और भी बहुत सारी चीजें, कैसे आपको ये पूरे लेक्चर्स को अप्रोच कैसे करना है, वो सारी चीजें मैंने आपके इंट्रो वीडियो में बताई हुई है। तो वो इंट्रो वीडियो भी आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, यस सर। तो चलिए शुरू करते हैं अब फाइनली हमारे चैप्टर नंबर 1 नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट के साथ ऐसे 200 एंड बेसिक्स ऑफ ऑडिट। यस, तो सर सबसे पहले हम बात करते हैं ऑडिट की। सर ऑडिट का मतलब मैंने आपको बता दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना मतलब ऑडिट होता है। सर इतना इजी होता तो ऑडिट में इतने सारे लोग डरते नहीं ना, इतना इजी है नहीं। अब इसी हमें सिंपल भाषा को टेक्निकल भाषा में समझना है। सर टेक्निकल भाषा में कैसे समझना है? ऑडिट का मतलब होता है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। क्या बोला मैंने? एग्जामिनेशन। वही जो चेक करने को इन्होंने क्या बोल दिया? एग्जामिनेशन। अब किसका एग्जामिनेशन सर? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एग्जामिनेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एग्जामिनेशन। सर कौन सा एग्जामिनेशन? इंडिपेंडेंट। मतलब इंडिपेंडेंट का मतलब क्या? अब सर मैंने जिस बंदे को ऑडिट करने के लिए बोला है मैनेजमेंट का, वो बंदा अगर मैनेजमेंट के साथ मिला हुआ तो क्या वो ऑडिट अच्छे से करेगा? क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छे से चेक करेगा? नहीं सर। तो यही चीज बोल रहे हैं कि वो आजाद होना चाहिए, वो किसी के दबाव में नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना है हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, उसको हम ऑडिट बोलते हैं। सर अब ये जो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कर रहे हैं हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, कौन सी एंटिटी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का कर रहे हैं हम लोग? सर
किसी भी एंटिटी, कोई भी एंटिटी, भले आप साइज में बड़े हो छोटे हो फर्क नहीं पड़ता, भले आप साइज में लीगली आप कैसे भी हो, भले आप एलएलपी हो, आप कंपनी हो, आप पार्टनरशिप हो, फर्क नहीं पड़ता, आप प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या फिर नहीं हो। मतलब प्रॉफिट ओरिएंटेड का मतलब सर आप प्रॉफिट पे ध्यान देते हो या फिर आप एनजीओ हो, एनपीओ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका ऑडिट हो सकता है। और सर हम ये ऑडिट क्यों कर रहे हैं? मैंने ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक कर लिया, अब वो क्या करेगा? अब वो अपनी रिपोर्ट बना के देगा, अब वो अपनी रिपोर्ट में लिखेगा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या फिर नहीं है। मतलब ऑडिटर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा। ओपिनियन मतलब क्या? मेरी राय। ऑडिटर की क्या राय है इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बने हैं या फिर नहीं बने हैं। सर ये एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब क्या होता है वो हम यहां से डिस्कस करते हैं। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जिसको हम प्यार से बोलेंगे एएफआरएफ, उसका मतलब क्या होता है? सर यहां पे देखिए, यहां पे लिखा गया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब क्या? वो प्रोसेस जिसको यूज करके हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो बेसिकली कौन से ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जहां पे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की प्रोसेस लिखी गई है, उसको हम क्या बोलते हैं सर? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब सर ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब क्या हो गया? वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो एज पर नेचर ऑफ एंटिटी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल है। मतलब हम पहले एंटिटी का नेचर देखेंगे, क्योंकि आपकी जो प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी होती है उसमें आपका एएस इंडेक्स लगता है, छोटी कंपनी पे एएस लगता है, बड़ी कंपनी पे इंडेक्स लगता है। ऐसे हम नेचर ऑफ एंटिटी देखेंगे कि उस नेचर ऑफ एंटिटी के हिसाब से कौन सा हमारा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। एंड दूसरा ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या वो सबके लिए बनाए गए हैं या फिर वो कुछ लोगों के लिए बनाए गए हैं। तो वो हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इन दोनों के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमारा जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है जिसके बेसिस पे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं वो एक्सेप्टेबल है या फिर नहीं है। ठीक है, या फिर वो ऐसा भी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हो सकता है जो लॉ एंड रेगुलेशन बोल रहा है। लॉ एंड रेगुलेशन बोलेगा आपको ये वाला एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज करना है, हम बोलेंगे ठीक है भाई तूने बोल दिया तो हम वही वाला यूज करेंगे। ये आपका मीनिंग था, ये आपका डेफिनेशन था ऑडिट का। इस पर एक बार नोट से भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, किसका सर? किसी भी एंटिटी का, भले वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म। व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड, क्यों करते हैं हम सर ये एग्जामिनेशन? सर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, ताकि हम अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, यस सर। अब सर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट कि सर फाइनली ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिट का, क्यों करते हैं हम ये ऑडिट। और ये जो आपका ऑब्जेक्टिव है ये लिखा हुआ है आपके सबसे पहले एसे में, दैट इज योर एसे 200। क्या बोला सर मैंने? एसे 200। क्या सर हमें एसे का नंबर और नाम, एक होता है आपका नंबर, एक होता है नाम, क्या सर हमें एसे का नंबर और नाम याद रखना जरूरी है? बिल्कुल, आपको एसे का नंबर और नाम तो याद रखना ही पड़ेगा। कुछ कुछ एसे का तो मैं ही आपको याद दिला दूंगा कुछ कुछ बना के। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे हमारे पास एसे 200, यहाँ पे है ओ, वैसे ही यहाँ पे है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। किसके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स? ऑडिटर के। ना 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 ना, अब आपके लिए ये ऑडिटर नहीं है, अब आपके लिए ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर है। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट एज पर एसे, कि आप ऑडिट कैसे कंडक्ट करेंगे एज पर एसे, ये हमारे एसे 200 में दिया गया है। एसे 200 क्या बोलता है सर? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर क्या है वो हम अपने हैंड रिटन नोट से डिस्कस करने वाले हैं कि सर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर क्या है। हमें ये चेक करना है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या फिर नहीं। सर भारी वर्ड आ गया, नहीं सर वापस से देखो। तो हुआ क्या, जब मैं एज एन ऑडिटर चेक करने गया कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बने हैं या फिर नहीं बने हैं, अगर मुझे ऐसा कहीं मिलता है कि यार ये जो इन्होंने ट्रेड रिसीवेबल दिखा रखा है ना, ये एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कुछ और होना चाहिए, एएस एंड डीएस के हिसाब से कुछ और होना चाहिए, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ और दिया हुआ है, तो मतलब ये दोनों में डिफरेंस आ गया। तो जैसे ही हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में डिफरेंस आता है तो उसको हम मिस स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? ये यहां पे लिखा हुआ है मिस स्टेटमेंट। और सर इस मिस स्टेटमेंट से फर्क नहीं पड़ता ऑडिटर को। मिस स्टेटमेंट से, अब सपोज हमारी 100 करोड़ का हमारा प्रॉफिट है, ठीक है, और हम ऑडिटर को 10-20 रुपए का कोई मिस स्टेटमेंट मिल गया, तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या ऑडिटर के पास इतना टाइम है कि वो 10-20 रुपए के मिस स्टेटमेंट पे अपना टाइम खराब करे जब 100 करोड़ के प्रॉफिट पे बैठे हैं कोई कंपनी? तो बिल्कुल टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास ऑलमोस्ट, आप मान लीजिए 2 महीने होते हैं पूरा ऑडिट खत्म करने के लिए। 1-2 महीने, 1-1.5 महीना होता है हमारे पास पूरा ऑडिट खत्म करने के लिए, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है। इसलिए हमें मिस स्टेटमेंट से फर्क नहीं पड़ता, हमें मटीरियल मिस स्टेटमेंट से फर्क पड़ता है। सर मटीरियल का मतलब क्या हो गया? मटीरियल का मतलब सिंपली है बड़े, हमें बड़े बड़े मिस स्टेटमेंट से फर्क पड़ता है। हमें
छोटे मोटे मिसस्टेटमेंट से फर्क नहीं पड़ता, वो जो 10-20 रुपए उससे फर्क नहीं पड़ता, कुछ 2-3 करोड़ का मिसस्टेटमेंट हो तो मजा आ जाए। 100 करोड़ के प्रॉफिट एंड लॉस में बात कर रहा हूं कि 100 करोड़ का प्रॉफिट है तो हमें 10-20 रुपए से फर्क नहीं पड़ता। वहीं अगर हमारी 100 रुपए का प्रॉफिट है, 100 करोड़ की नहीं 100 रुपए का प्रॉफिट है, तो फिर हमें 10-20 रुपए के मिसस्टेटमेंट से भी फर्क पड़ेगा। तो बेसिकली आपका मटीरियल कितना बड़ा है वो कंपेयर टू योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो हम देखेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि भाई ये जो मिसस्टेटमेंट है मटीरियल है या फिर नहीं है। तो हमें सबसे पहली चीज ये चेक करनी है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मटीरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है, ये मुझे चेक करना है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है तो मैं क्या बोल दूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बने हैं। क्योंकि अगर वो एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बने हैं तो मतलब उसके पास कोई भी मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। सबसे पहली चीज ये, सर क्या ये जो मैंने लिया, ये जो मैंने किया प्रोसीजर्स लगा के, जो भी मैंने अश्योरेंस लिया है, ये मैं जो मैंने पता किया है, क्या ये मैं खुद के पास रख लूं या फिर मैं लोगों को भी बता दूं? सर लोगों को भी बताना पड़ेगा, हमें शेयर होल्डर्स को बताना पड़ेगा ना, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बताना पड़ेगा। सर यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब क्या? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं। जैसे मैं हूं शेयर होल्डर, मैं उस कंपनी का शेयर होल्डर, मैंने उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज किया। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में अपनी टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज किया। बैंकर्स है, लेंडर्स है, उन्होंने कंपनी को लोन देना है कि नहीं देना, उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज किया। तो बेसिकली यूजर्स को मुझे बताना पड़ेगा कि देखो भाई मैंने इसका ऑडिट किया, मैंने इसकी चेकिंग करी, मैंने इसका इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किया और फिर मेरे हिसाब से ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या फिर नहीं है, जैसा भी ऑडिटर को सही लगे। तो मुझे अपनी ओपिनियन देना पड़ेगा, अपना राय देना पड़ेगा। क्या सर बोल के दे दूं या फिर लिख के दूं? लिख के दी हुई चीज ज्यादा भरोसेमंद होती है, इसलिए मैं उनको लिख के दूंगा, रिपोर्ट दूंगा एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ये मेरा दोनों ऑब्जेक्टिव है। अब सर अगर मुझे किसी को कुछ भी चीज लिख के देनी है तो पहले मुझे वो चीज जाननी पड़ेगी, पहले मुझे उस चीज पे भरोसा होना चाहिए कि हाँ भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, तभी तो मैं किसी और को लिख के दे सकता हूं ना, राइट? बिना मैं खुद ही जाने, बिना मैं खुद वो अश्योरेंस लिए, बिना वो खुद मैं भरोसा लिए। अश्योरेंस का मतलब क्या होता है? भरोसा लिए, ट्रस्ट लिए, बिना खुद चेक किए मैं कैसे किसी और को बोल दूं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। इसलिए ये बोल रहा है कि हमें पहले खुद अश्योरेंस लेना पड़ता है। अश्योरेंस का मतलब क्या हो गया कि मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आप ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच बहुत बढ़िया तरीके से खत्म कर देते हैं, देन आई कैन अश्योर यू कि आप आराम से एग्जामिशन ला सकते हैं अपने सीए इंटरमीडिएट ऑडिट के पेपर में। तो इसी को बोलते हैं अश्योरेंस देना। तो हमें भी अश्योरेंस लेनी पड़ती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कि भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई भी मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। अब ये जो अश्योरेंस होती है ना, वो हम जो लेते हैं ऑडिट के केस में, वो होती है रीजनेबल अश्योरेंस। सर रीजनेबल अश्योरेंस मतलब क्या? मोटा मोटा अश्योरेंस लेते हैं हम लोग कि हाँ भाई मोटा मोटा मैंने चेक कर लिया है, मोटा मोटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। सर हम ऐसा नहीं बोल सकते क्या कि भाई मैं गारंटी देता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है? नहीं बेटा, हम ऑडिटर है, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं गारंटी देता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। सर ऐसा क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि हमारे ऑडिट पे भी लिमिटेशंस है, रेस्ट्रिक्शंस हैं, और वो लिमिटेशन एंड रेस्ट्रिक्शन भी हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। वो लिमिटेशंस और रेस्ट्रिक्शंस की वजह से हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई मैं गारंटी देता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कोई भी मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। वैसे ही मैं भी आपको ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं आपको एब्सोल्यूट अश्योरेंस देता हूं, गारंटी देता हूं कि अगर आप ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच देख लेंगे तो आप एग्जामिशन ले आएंगे, क्योंकि भाई ये आप पे भी डिपेंड करेगा, आपको भी सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। जैसा जैसा मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड बैच में बता रहा हूं, जैसा मैंने आपके इंट्रो वीडियो में बताया है, वैसा ही चीजें आपको करनी पड़ेंगी, तब आप जाके एग्जामिशन स्कोर कर सकते हैं सीए इंटरमीडिएट ऑडिट पे। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ रीजनेबल अश्योरेंस दे सकता हूं, ठीक है? यही चीज बोल रहे हैं कि ऑडिटर अब क्या बोल रहा है। सर एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग ये डिस्कशन। क्या बोला हमने बोला ऐसे 200 में। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही हमने रिपोर्ट दे दी, ऑडिटर ने जैसे ही रिपोर्ट दे दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, तो इससे क्या हो गया? इससे जो यूजर्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करने वाले लोग हैं, उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भरोसा बढ़ गया, राइट? अब क्योंकि आपको सपोज एंटिटी लाके दे कि भाई देखो ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, एक उस टाइम पे। दूसरा टाइम है जब कोई ऑडिटर, इंडिपेंडेंट ऑडिटर आके उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कर रहा है और फिर बोल रहा है कि भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है। एक दूसरा ये टाइम है। तो ऑब्वियसली जो दूसरा टाइम है उसमें हमारा कॉन्फिडेंस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे है वो बढ़ गया है। हम ज्यादा रिलाई करेंगे अब इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, क्योंकि कोई एक ऐसा बंदा जो एंटिटी से कनेक्टेड नहीं है, जो एंटिटी से इंडिपेंडेंट है, वो हमें बोल रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, उसने एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग सारा काम किया, मतलब उसने सही काम किया है और हम इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे भरोसा कर सकते हैं।
तो ये हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव आप मान सकते हैं। तो क्या बोल रहा है सर, एज पर एस 200 क्या बोलता है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट एज पर एस। ये क्या बोल रहे हैं सर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर क्या है, सबसे पहला खुद एक रीजनेबल अश्योरेंस लेना, ऑब्टेन करना एक रीजनेबल अश्योरेंस कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री है फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। फ्री है मतलब क्या कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है क्या, ऐसा चेक करना है। अब ये जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट होती है, ये आपको अगर सपोज मैं आपको बोलूं कि सर ये जो आपको मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिली ना, ऑडिटर को मैनेजमेंट बोल रही है कि आपको ये जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिली है ये हमारे स्टाफ से गलती हो गई थी, गलती से ऐसा हो गया था, उसके साथ गलती से मिस्टेक हो गई थी जी। तो गलती से मिस्टेक हो गई थी उसको हम बोलते हैं एरर, कि भाई गलती से ये मिस्टेक हो गई। और दूसरा होता है भाई किसी ने फ्रॉड करने की कोशिश करी, किसी ने जानबूझ के वो गलती करी है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रॉड, कि किसी ने जानबूझ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नहीं बनाया है। तो आपके जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट होता है वो फ्रॉड की वजह से भी हो सकता है और वो एरर की वजह से भी हो सकता है। अब सर हम ये रीजनेबल अश्योरेंस क्यों लेते हैं, ताकि हम ओपिनियन एक्सप्रेस कर पाए, ताकि पहले हम खुद एक अश्योरेंस लेंगे फिर हम दूसरों को अश्योरेंस देंगे, राइट। तो पहले हम खुद एक रीजनेबल अश्योरेंस लेते हैं फिर हम ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बने हैं या फिर नहीं बने। अब ये जो मैंने ओपिनियन एक्सप्रेस किया, क्या मैं मुंह से बोल के करूं या फिर लिख के करूं, सर लिख के करेंगे, और लिख के करेंगे तो भी एज पर एसेज करेंगे, एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग करेंगे, तो रिपोर्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ठीक है। यस सर। और इसका ऑब्जेक्टिव एक और क्या होता है, ताकि मैं कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनहांस कर सकूं, एनहांस मतलब बढ़ा सकूं, यूजर्स को ज्यादा भरोसा दिला सकूं इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, ठीक है। यस सर। अब ये जो लिखा है सर, ये हमारे जितने भी ब्लू में आपको मिलेंगे, ये मैंने सारे क्वेश्चन नंबर्स लिखे कि हमें ये कॉन्सेप्ट करने के बाद अब कौन सा क्वेश्चन करना है हमारे पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन बैंक से। तो आप निकाल लीजिए हमारी पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन बैंक और उसमें हम ये क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सर क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1, ये बोल रहा है सीए जतिन इज द ऑडिटर ऑफ जेपी लिमिटेड। द ऑडिटर एक्सप्रेस्ड हिज ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट असर्टनिंग एज टू वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, एक्सप्लेन विद रिस्पेक्ट टू 200। सर ये बोल रहा है हमारा एक ऑडिटर है जिसने ओपिनियन तो दे दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, लेकिन इसने ये चेक नहीं किया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है या फिर नहीं है। वाह, एक हमारा ऐसा ऑडिटर है जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन तो दे दिया लेकिन उसने चेक ही नहीं किया कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या फिर नहीं है। हमें एक्सप्लेन करना है विद रिस्पेक्ट टू एसेट 200। तो हम उसको क्या बोलेंगे सर, जो हमने चीज अभी यहां पे पढ़ी कि हमारा ऑब्जेक्टिव में ही लिखा हुआ है कि हमें पहले चेक करना पड़ता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या फिर नहीं है, तभी हम अपना ओपिनियन दे सकते हैं हमारी रिपोर्ट पे, तभी हम रिपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। तो ये जो सीए जतिन ने किया है वो गलत किया है। क्या बोल रहा है सर यहाँ पे, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एसेट 200 के अकॉर्डिंग वही सेम चीज जो मैंने आपको बताई कि हमें रीजनेबल एश्योरेंस लेना पड़ता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फ्री मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या फिर नहीं है, एंड ताकि हम अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर पाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बने हैं, एंड दूसरा रिपोर्ट करना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे एज पर एसेज, ठीक है। इन द गिवन केस ये जतिन ने क्या किया, अपना ओपिनियन तो एक्सप्रेस कर दिया लेकिन बिना कोई ऐसा रीजनेबल एश्योरेंस लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है या फिर नहीं है, इसलिए इसको हम कंक्लूड कर सकते हैं कि सीए जतिन ने कंप्लाई नहीं किया हमारे एसेट 200 के साथ, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करते हैं कि सर हमने ये कर तो लिया, हमने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लिया, हमने मीनिंग ऑफ ऑडिट भी पढ़ लिया, हमने एफआरए भी पढ़ लिया, सर ये हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या लिखा है यहाँ पे। तो बेसिकली ये बता रहा है कि हमने अभी तक जितना भी किया 11-12 में जो हमने अकाउंट्स किया, हमने सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स किया, हमने जो सीए इंटरमीडिएट में जो हमने एडवांस अकाउंट्स पढ़ा, वो सारा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे था। मतलब पास्ट में जो चीजें हो गई उसके बेसिस पे जब हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये क्या बोल रहा है, मतलब कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल टर्म्स में एक्सप्रेस की गई, मतलब कोई अमाउंट में हमने इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस की है किसी भी पर्टिकुलर एंटिटी से, वो इंफॉर्मेशन जब हमने डिराइव की है एंटिटी के अकाउंटिंग सिस्टम से। अकाउंटिंग सिस्टम मतलब क्या, जो एंटिटी अपना टैली में डेटा मेंटेन करती है, सैप में डेटा मेंटेन करती है, ईआरपी में डेटा मेंटेन करती है, तो जो भी अकाउंटिंग सिस्टम से हमने वो इंफॉर्मेशन डिराइव की है वो इंफॉर्मेशन उस वजह से है कि कोई इवेंट हुआ था इन द पास्ट टाइम पीरियड, या फिर कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस थे इन द पास्ट में,
उस इवेंट्स की वजह से वो इंफॉर्मेशन को हम फाइनेंशियल टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं। इकोनॉमिक इवेंट्स हुए थे, जैसे सपोज हमने पास में किसी से परचेज किया था, पास में किसी को सेल किया था, पास में कोई एसेट खरीदी थी, तो ये सारी चीजें पास्ट में हुई थी, इकोनॉमिक इवेंट था क्योंकि इसमें पैसों का इन्वॉल्वमेंट था, फाइनेंशियल टर्म्स का इन्वॉल्वमेंट था, इसलिए हम इसको हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बोलते हैं। और अभी तक हमने जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं वो सारे हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही बनाए हैं। ठीक है, यस सर। चलिए अब हम डिस्कशन करते हैं कि सर एक्चुअली स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या होता है, मतलब ऑडिट कितना बड़ा होता है सर, हमें कितनी सारी चीजें कवर करनी पड़ती है। क्योंकि आपने तो बोल दिया कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो सर बहुत सारी चीजें आती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो सर बहुत सारी चीजों के बेसिस पे बनते हैं, तो हमें कितना एक्चुअली में चेक करना है, ये चीजें यहाँ पे बता रहा है कि स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या इंक्लूड होता है एंड स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या इंक्लूड नहीं होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे एंटेना नोट से कि स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। सबसे पहला, ये पूरी एंटिटी, जितनी भी एंटिटी आप देख रहे हैं वो पूरी की पूरी एंटिटी हमारे स्कोप ऑफ ऑडिट में इंक्लूड होती है। वो पूरी एंटिटी हमें चेक करनी पड़ती है और उस एंटिटी में जो भी एस्पेक्ट्स हैं जो रेलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं उस एंटिटी में वो हमें चेक करनी पड़ती है, वो हमारे स्कोप के अंदर आती है। क्योंकि भाई ऑडिट में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ही अपना ओपिनियन दे रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ही अपनी राय दे रहे हैं, इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं तुम्हारी एंटिटी में वो सारी की सारी चीजें मेरे अंडर आ जाएंगी, वो सारी की सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी तुम्हारे स्कोप ऑफ ऑडिट के अंदर। ठीक है, यस सर। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के तीन चीजें मुझे चेक करनी है। सबसे पहला, क्या मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिलाय कर सकता हूं एंड क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट सफिशिएंट बने हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या मैं रिलाय कर सकता हूं, क्या मैं भरोसा दिखा सकता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, ये चेक करना होता है मुझे ऑडिट में। एंड दूसरा, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जितने डिस्क्लोजर्स बोले थे गए थे, जितना चीजें बनाई गई थी, बताई गई थी एफआरएफ में, क्या उस हिसाब से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सफिशिएंटली बने हैं या फिर नहीं बने हैं। सबसे पहली चीज ये। रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी कब आएगी, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉपर डिस्क्लोजर होगा, जो डिस्क्लोज करने के लिए बोला गया है वैसा ही डिस्क्लोजर होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तब आप उस पर रिलाय कर सकते हैं, तब हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट सफिशिएंट बने हैं। ठीक है, यस सर। और तीसरी चीज, जैसे ही हमें पता चला कि हाँ भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉपर डिस्क्लोजर है तो मैं अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर दूंगा। तो चौथा जो हमारा पॉइंट है इन योर स्कोप ऑफ ऑडिट व्हाट इट इंक्लूड्स, वो है हमारा एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, कि हम ओपिनियन एक्सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, यस सर। अब आपका एक क्वेश्चन आएगा, या तो आपका क्वेश्चन आ सकता है स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या इंक्लूड होता है, तो आपको ये चारों पॉइंट बताने पड़ेंगे कि ये चारों पॉइंट स्कोप ऑफ ऑडिट में इंक्लूड होता है। मैं हर बार आपको जब भी हैंड रिटन नोट्स कराऊंगा तो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स भी सारे लिखे होंगे। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब आपका एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, कि भाई स्कोप ऑफ ऑडिट इंक्लूड्स प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक्सप्लेन, ऐसा करके आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो सर अब प्रॉपर डिस्क्लोजर के अंदर क्या क्या चीज आएंगे। सबसे पहली चीज, हमें क्यों प्रॉपर डिस्क्लोजर करना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, क्योंकि सर हमें लॉ ने बोला है, हमारी लीगल रिक्वायरमेंट है, इसलिए हमें प्रॉपर डिस्क्लोजर करना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। सबसे पहली चीज। दूसरा, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है, क्यों करना पड़ता है, हमने जान लिया। कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है सर, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या होता है, सपोज कोई आग लग गई, किसी की फैक्ट्री जल गई, हमारी कोई फैक्ट्री जल गई, कोई डेटर हमारा चला गया, कोई क्रेडिटर से पैसे नहीं आ रहे हैं, या फिर हमने किसी, ये हो गए हमारे इवेंट्स। कुछ होता है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, हमने किसी से परचेज किया है, हमने किसी को सेल किया है, ये होता है आपका ट्रांजैक्शन। कुछ होता है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रोविजंस, जो मैनेजमेंट के जजमेंट के हिसाब से बनते हैं। सर जजमेंट का मतलब क्या होता है, जब हमें, ऐसा नहीं हम किसी और को जज कर रहे हैं, ऐसा नहीं, जजमेंट का मतलब क्या, जब हमें वो पर्टिकुलर अमाउंट पता ना हो और हमें पता लगाना हो, हमें एस्टिमेशन के बेसिस पे वो अमाउंट को हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड करना हो, तो फिर मैनेजमेंट खुद का जजमेंट बनाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हम बनाते हैं ना, कंजर्वेटिज्म के प्रिंसिपल के हिसाब से हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते हैं, लेकिन क्या हमें आज पता है कि हमारा कितना डेटर्स में कितने डेटर्स में से कितना बेड डेट्स होने वाला है? नहीं सर, हमें एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता, फिर भी हम प्रोविजन बनाते हैं बेस्ड ऑन एस्टिमेशंस कि हाँ भाई पास्ट में ऐसा हुआ है तो आगे भी इतना % प्रोविजन बनाना चाहिए। तो ये क्या है सर, ये मैनेजमेंट की जजमेंट है। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जजमेंट आती है ना, वो सारी जजमेंट्स मैनेजमेंट लेती है, हम एज एन ऑडिटर नहीं लेते। हम एज एन ऑडिटर सिर्फ उस जजमेंट को चेक करते हैं कि जो जजमेंट ली है ये सही ली है कि नहीं ली है एज पर द सर्कमस्टेंसेस।
ठीक है, तो बेसिकली मैंने आपको क्या बताया कि प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों करते हैं, क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है चीजें, ट्रांजैक्शंस इंक्लूड होता है, इवेंट्स इंक्लूड होता है एंड जजमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड होता है। अब ये जो मैनेजमेंट के जजमेंट है वो दो चीजों के लिए मेनली लिए जाते हैं। एक होता है आपका अकाउंटिंग पॉलिसी कि सर हमारे इन्वेंट्री में हमें लीफो यूज करना चाहिए, फीफो यूज करना चाहिए, वेटेड एवरेज यूज करना चाहिए, कौन सा करना चाहिए। और दूसरा होता है आपका अकाउंटिंग एस्टिमेट। एस्टिमेट का मतलब क्या, आपके प्रोविजन की बात की इस प्रोविजन को मुझे कौन से एस्टिमेटेड अमाउंट पे रिकॉर्ड करना है। तो ये दो चीजों के बेसिस पे, दो चीजों के लिए मैनेजमेंट जजमेंट लेती है, एक अकाउंटिंग पॉलिसी और एक अकाउंटिंग एस्टिमेट। और ये अकाउंटिंग पॉलिसी से ही आपका तीसरा पॉइंट निकल के आएगा प्रॉपर डिस्क्लोजर का, दैट इज हमें चेक करना पड़ता है। ये मैनेजमेंट कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी लगाना है ये मैनेजमेंट डिसाइड करती है, लेकिन हमें ये चेक करना पड़ता है कि जो भी पॉलिसी मैनेजमेंट ने लगाई है वो उसका सिलेक्शन सही हुआ है, सही पॉलिसी मैनेजमेंट ने सिलेक्ट करी है एंड दूसरा उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई किया है, कंसिस्टेंटली बार बार उसी पॉलिसी को अप्लाई किया है। ऐसा नहीं कि एक साल में ये वाली पॉलिसी लगा दी, एक साल में ये वाली पॉलिसी लगा दी, अगले साल फिर पॉलिसी चेंज कर दी, ऐसा चेंज नहीं हुआ है। कंसिस्टेंटली ईयर बाय ईयर उसको अप्लाई किया गया है। ये दो चीज मुझे चेक करनी पड़ती है अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में। लास्ट चीज मैं देखूंगा कि ये जो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो किस पे बेस्ड थे, किसके बेसिस में मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बनाते हैं। तो ये तीन अगर मैंने क्वेश्चन पूछ लिए, ये तीन क्वेश्चन अगर मैंने याद रख लिए तो फिर मुझे पूरे 4-5 मार्क का क्वेश्चन याद हो जाएगा और मेरे 4-5 मार्क्स आ जाएंगे, 4 आउट ऑफ 4, 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आ जाएंगे अगर मैंने ये कीवर्ड्स लिख दिए। तो ये जो भी मैंने आपको रेड पेन से आपकी जितने भी देखेंगे ना पूरे हैंड रिटन नोट से, जहां पे भी मैंने रेड पेन में जितनी भी चीजें लिखी हैं वो सारे के सारे कीवर्ड्स हैं, वो आपको लिख के अंडरलाइन करके आना है। अगर आपने इतना ही कर दिया तो फिर आपको 4 आउट ऑफ 4, 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आ जाएंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। ये जितने भी आप ब्लू ब्लू देख रहे हैं ना, ये साइड में जितना भी ब्लू ब्लू है वो सारा ब्लू ब्लू आपको बस 2-3 बार पढ़ना है ताकि आप कैसे सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं वो आपको ध्यान में आ जाए। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आपने कीवर्ड्स लिख दिए लेकिन उसको अंडरलाइन भी करना। बहुत सारे बच्चे अंडरलाइन करना भूल जाते हैं, तो कीवर्ड्स लिख के अंडरलाइन भी करके आना। अंडरलाइन करोगे तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे ताकि एग्जामिनर को दिख जाए कि आपने कीवर्ड्स लिखे हैं। ठीक है, यस सर। तो अभी हमने क्या डिस्कशन कर लिया कि स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या चीजें इंक्लूड होती है। ये हमने 4 पॉइंट्स डिस्कशन कर लिए कि क्या क्या 4 चीजें इंक्लूड होती है। एक बार अपने नोट से भी डिस्कशन कर लेते हैं। सर क्या 4 चीजें इंक्लूड होती है। सबसे पहला ये कवर करता है सारी एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी जो भी रेलेवेंट है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए वो। ठीक है, कुछ भी ऐसे एरी गैरी चीज कंसिडर नहीं करता। अगर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रेलेवेंट है तो ही मैं वो चीजें कंसिडर करूंगा, तो ही मैं वो चीजें कवर करूंगा। दूसरी चीज क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी चेक करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, ये ऑडिटर क्या करता है, चेक करता है। तीसरी चीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करते हैं, सारी चीजें ये मैं चेक करता हूं। प्रॉपर डिस्क्लोजर में क्या क्या आएगा, सबसे पहला ये डिसाइड करना कि जो भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो प्रॉपर है एज पर मेरा एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है, लीगल। तो जो भी आपके टेक्निकल टर्म्स होंगे, थोड़े से डिफिकल्ट टर्म्स होंगे, उनको मैंने ईजी लैंग्वेज में उसके साइड में ब्रैकेट में लिख दिया है, तो आप उसकी भी टेंशन मत कीजिए। तो मैं क्या बोल रहा था सर, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होना चाहिए एज पर आपका एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होना चाहिए। दूसरा क्या इंक्लूड होता है सर, एंश्योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपर्ली समराइज करते हैं। किसको समराइज करते हैं, आपके ट्रांजैक्शंस को, आपके इवेंट्स को, एंड वो कंसीडर करते हैं मैनेजमेंट के जजमेंट्स को इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमें कंसीडर करना है मैनेजमेंट के जजमेंट्स को इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैनेजमेंट का जजमेंट में 2 चीजें आती थी, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टिमेट। अकाउंटिंग पॉलिसी में तीसरा पॉइंट है आपका कि चूज करना है आपको एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी। ये हमें चूज नहीं करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की। अच्छी एप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है, करेक्ट एज पर सर्कमस्टेंसेस, सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से एकदम सही अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करना, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सिर्फ इवैल्यूएट करते हैं, हम सिर्फ चेक करते हैं कि मैनेजमेंट ने जो सिलेक्ट किया अकाउंटिंग पॉलिसी वो सही है या फिर नहीं है, एंड दूसरा क्या उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई किया है या फिर नहीं किया है। हमारा काम सिर्फ इतना सा होता है। एंड चौथी चीज क्या है कि ये हमें अंडरस्टैंड करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बने हैं। ठीक है, एंड चौथी चीज जो मैंने आपको बताई थी यहां पे कि सर हमने प्रॉपर डिस्क्लोजर दे दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो अब हम कर देंगे एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम अब अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर देंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। ठीक है, यस सर, ये हमारा टॉपिक था पूरा स्कोप ऑफ ऑडिट व्हाट इट इंक्लूड्स के अंदर। अब हम करने वाले 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहे हैं सर ये क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 हमें ये बोल रहा है कि गुड डीड्स लिमिटेड इज एंगेज इन बिजनेस ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट फ्रॉम डंपिंग ग्राउंड्स ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंदौर टू यूजेबल मैन्योर। इट इज इन दिस वे आल्सो हेल्पिंग टू मेक द सिटी क्लीन। टाइम पास ये चीजें कंपनी क्या कर रही है वो बता रहा है।
During the course of audit by Joha and Joha, a firm of auditors, it is observed by auditors that company has received a notice from Central Branch of National Green Tribunal for not following certain environmental regulations involving imposition of hefty monetary penalty on the company. ये बोल रहा है सर, ड्यूरिंग द ऑडिट हमें ये पता चला कि भाई कंपनी को एक नोटिस आया है, बेसिकली पेनल्टी लगाई गई है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, क्योंकि भाई उन्होंने कुछ इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए थे, इसकी वजह से. द कंपनी इज येट टू रिप्लाई टू द नोटिस. द ऑडिटर्स पॉइंट आउट दैट द सेम इज नॉट स्टेटेड इन नोट्स टू अकाउंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. द कंपनी पॉइंट्स आउट दैट ऑडिटर्स आर गोइंग बियॉन्ड द स्कोप ऑफ देयर वर्क. डज सच अ मैटर फॉल विद इन द स्कोप ऑफ ऑडिट. ये बोल रहा है सर, आपको नोटिस आ गया, आपने उसका रिप्लाई नहीं दिया और आपने उसको नोट्स टू अकाउंट्स में भी नहीं बताया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज नहीं किया. मैनेजमेंट क्या रिप्लाई कर रही है, देखो भाई ऑडिटर, तुम्हारे काम से तुम बाहर जा रहे हो, तुम्हारा काम ये चेक करना नहीं है. ये बोल रहे हैं तुम अपने स्कोप ऑफ वर्क से बाहर जा रहे हो, तुम्हारा काम ये सब चेक करना नहीं है, तुम अपना काम चुपचाप ध्यान से करो. तो क्या ये मैटर जो था ये मेरे स्कोप ऑफ ऑडिट के अंदर फॉल करता है या फिर नहीं करता है? तो हम सिंपल सी ये चीज बताएंगे कि ये हमारे स्कोप ऑफ ऑडिट के फॉल करता है, क्योंकि भाई हमें चेक करना पड़ता है क्या प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हुआ है या फिर नहीं हुआ है. तो इसलिए प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज वेल विद इन द स्कोप ऑफ ऑडिट. हमारे ये स्कोप के अंदर है. मैनेजमेंट गलत बोल रहा है, हमारे स्कोप के अंदर ये चीजें हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की. चूजिंग ऑफ एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी इन रिलेशन टू अकाउंटिंग इश्यूज इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट. डू यू एग्री? डिस्कस ड्यूटी ऑफ ऑडिटर इफ एनी इन रिलेशन टू अकाउंटिंग पॉलिसी. ये बोल रहा है भाई अकाउंटिंग पॉलिसी, एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. क्या आप इससे एग्री करते हैं? एंड अगर एग्री करते हैं तो बताइए ऑडिटर की क्या ड्यूटी है अकाउंटिंग पॉलिसी के लिए. तो मैंने आपको थोड़ी देर बताया था कि भाई सिलेक्शन तो अकाउंटिंग पॉलिसी का करना मैनेजमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको इवेल्युएट करना कि उन्होंने जो सिलेक्ट किया है एंड क्या उन्होंने कंसिस्टेंट एप्लीकेशन किया है अकाउंटिंग पॉलिसी का. ठीक है, तो ये सही एग्रीमेंट, मतलब सही जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट सही है. ठीक है, यस सर. अब हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर सर स्कोप ऑफ ऑडिट में. आपने ये तो बता दिया कि हमारा काम कितना बड़ा है, अब ये भी बताइए हमारा काम कितना छोटा है, हमारे काम के अंदर और क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होती. ये हम चीज अब यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. तो ये बोल रहे हैं सर हैंड रिटन नोट से डिस्कस करते हैं क्या चीजें हमारे इंक्लूड नहीं होती. सबसे पहली चीज, जो मेरा काम नहीं है, जिसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है. नमिता थापड़, अगर आप शार्क टैंक देखते हैं तो मेरी इसमें एक्सपर्टीज नहीं है, आई एम आउट. तो मेरा अगर कोई काम नहीं है, मेरी कोई स्किल नहीं है किसी काम में, तो वो मेरा काम नहीं है. मतलब जो मेरे कॉम्पिटेंस के अंदर नहीं आता है. कॉम्पिटेंस मतलब क्या? कौन से ऐसे काम को करने के लिए मैं केपेबल नहीं हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है. तो सबसे पहले कॉम्पिटेंस ऑफ ऑडिटर के बाहर वाला काम है. ऑडिटर के पास स्किल नहीं है वो काम करने की, तो वो तुम्हारे ऑडिट के अंदर नहीं आएगा. एग्जांपल के तौर पे कि अगर कोई आपको बोले कि भाई आप हमारे लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यूएशन चेक कर लीजिए, तो भाई मुझे तो वैल्यूएशन पता ही नहीं है, मुझे तो वैल्यूएशन, वो वैल्यूएशन करने के लिए बोल रहा है, चेक करने के लिए नहीं बोल रहा है. वो बोल रहा है वैल्यूएशन करके दे दीजिए. तो ये हमारा काम नहीं है, हम उनको बताएंगे, क्योंकि वैल्यूएशन मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, मेरे कॉम्पिटेंस के अंदर नहीं आता है. अब मेरे कॉम्पिटेंस के अंदर क्या चीजें नहीं आती है? सबसे पहली चीज, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सर आप मुझे एक बात बताइए, मैं हूं ऑडिटर, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने वाला हूं, क्या मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाऊंगा? नहीं, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थोड़ी बताऊंगा यार. आपने कोई चीज बताई, आपने कोई सब्जी बनाई, मम्मी ने कोई सब्जी बनाई, उसमें कोई कभी मम्मी नुक्स निकालती है कि अरे कितनी बढ़िया सब्जी तो बनी है. तो वैसे ही अगर आप कुछ भी चीज बनाएंगे, अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, तो आप उसमें कभी भी ऑडिट नहीं कर पाएंगे, आप कभी भी इंडिपेंडेंटली ऑडिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो है तो आपका ही प्रोडक्ट ना. ठीक है, इसलिए मेरी कॉम्पिटेंस किसमें नहीं है? दो चीजों में मेरी कॉम्पिटेंस नहीं है. सबसे पहला प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर नहीं कर सकता. एंड दूसरी चीज, डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट करने में. सर क्या बोल दिया सर आपने? आप गए ऑडिट करने, आपने बोला देखो भाई तुमने ना इतने के परचेज दिखा रखे, मुझे ये सारे परचेजेस के इनवॉइसेस चाहिए. मैनेजमेंट ने आपको डॉक्यूमेंट पकड़ा दिया, मैनेजमेंट ने आपको इनवॉइस डॉक्यूमेंट पकड़ा दिया. अब आपके पास वो डॉक्यूमेंट है, क्या मैं ऑडिटर, एज एन ऑडिटर, ये देख के पता लगा सकता हूं कि ये डॉक्यूमेंट फेक है या फिर जेन्युइन है? नहीं सर, मैं कैसे पता लगाऊंगा? सब सेम ही तो है. वो लोग भी जो चालाक है ना, उन्होंने जैसे उनके नॉर्मल इनवॉइस होती है वैसे उन्होंने फेक इनवॉइस बना रखी है. तो मैं एज एन ऑडिटर कभी भी किसी डॉक्यूमेंट को देख के ये नहीं बता सकता कि भाई ये डॉक्यूमेंट सही है या फिर नहीं है, ऑथेंटिक है या फिर नहीं है, जेन्युइन है या फिर नहीं है. तो ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट करना मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, मेरे कॉम्पिटेंस के बाहर है. एंड जो ये डॉक्यूमेंट्स का ऑथेंटिकेशन करते हैं ना, ये डॉक्यूमेंट्स का ऑथेंटिकेशन कौन कर सकता है सर? जो इन्वेस्टिगेशन करने आ रहा है.
जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो हमारे ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट कर सकता है। ये 4 पॉइंट जो है आपके, ये 4 पॉइंट आपके एक्सक्लूडेड है फ्रॉम योर स्कोप ऑफ ऑडिट। मतलब कॉम्पिटेंस ऑफ ऑडिटर के बाहर वाली चीजें हैं वो आपको नहीं करनी है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे स्कोप ऑफ ऑडिट में नहीं आता है, ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हमारे स्कोप ऑफ ऑडिट में नहीं आता है, एंड इन्वेस्टिगेशन हमारे स्कोप ऑफ ऑडिट में नहीं आती है। क्या बोल रहे हैं सर? सबसे पहला, ड्यूटीज जो आउटसाइड है हमारे स्कोप ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ ऑडिटर, मतलब हमारे स्किल के बाहर वाली जो ड्यूटीज है वो हमारे अंदर नहीं आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऑथेंटिकेशन करना डॉक्यूमेंट्स का, इसमें हमारी एक्सपर्टीज नहीं है, हमारे स्कोप के अंदर नहीं आता। ऑथेंटिकेशन का इजी मतलब क्या है सर? वेरिफिकेशन। नेक्स्ट, ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। ऑडिट कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। इन्वेस्टिगेशन कब होता है? जब हमें लगता है कि यहां पे कुछ गलत हुआ है, कोई रॉन्ग डूइंग हुई है, कुछ गलत हुआ है। एलिज्ड, सपोज्ड, एलिज्ड मतलब क्या? सपोज्ड मतलब ऐसा लग रहा है कि यहां पे गलत हुआ है, तब आपका ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन होता है। और हमारा ऑडिट जो है वो कोई ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है। ऑडिटर के पास कोई भी, अब जैसे वो इन्वेस्टिगेशन में तो क्या होता है, आपको पता है कि यहां पे भाई फ्रॉड हुआ है, यहां पे कुछ गलत हुआ है, तो मुझे खोद खोद के निकालना पड़ेगा कि भाई एक्चुअली गलत क्या हुआ है और कितना बड़ा गलत है। तो इन्वेस्टिगेटर के पास बहुत सारी लीगल पावर्स होती है, जैसे दया दरवाजा तोड़ो, ये लीगल पावर हमारे ऑडिटर के पास नहीं होती। हम ऐसे मैनेजमेंट को कुर्सी पे बिठा के ऐसे सारे एविडेंसेस कलेक्ट नहीं कर सकते, ये इन्वेस्टिगेटर वाले कर सकते हैं, लेकिन एज एन ऑडिटर मैं नहीं कर सकता भाई। तो ऑडिटर के पास स्पेसिफिक लीगल पावर्स नहीं होती है। जो लीगल पावर्स इन्वेस्टिगेशन वाले के पास होती है वो ऑडिटर के पास नहीं होती है। मैं आपको डिफरेंस के पॉइंट्स बता रहा हूं। अगर कोई भी आपको पूछे कि इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट में क्या डिफरेंस है, आपको यही सारे पॉइंट्स रखने हैं कि ऑडिटर के पास स्पेसिफिक लीगल पावर्स नहीं होती, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के पास होती है। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन कब करते हैं सर? जब हमें स्पेशल पर्पस हो हमारा, और वो स्पेशल पर्पस में हम क्रिटिकल एग्जामिनेशन करते हैं अकाउंट्स का। जो भी अकाउंट्स हमें मिले उसको हम क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं, बहुत घुस घुस के, बहुत डीप जाके हम क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं हमारे एविडेंस को स्पेशल पर्पस के साथ। एग्जांपल, फ्रॉड ढूंढने के लिए। लेकिन ऑडिट में ऐसा नहीं होता। ऑडिट हम फ्रॉड ढूंढने के लिए नहीं करते हैं। हम ऑडिट में सिर्फ इतना पता लगाना चाहते हैं कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या फिर नहीं है। और उसमें भी हमें एकदम क्या बोलते हैं, गारंटी के साथ पता नहीं लगाना है। हमें तो सिर्फ मोटा मोटा पता लगाना है कि भाई रीजनेबल एश्योरेंस लेना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है या फिर नहीं है। ये दूसरा हमारा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है सर? हमारा जो ऑडिट का स्कोप होता है ना वो बड़ा होता है, उसमें हम पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कवर करते हैं, जनरल स्कोप होता है। लेकिन जो हमारा इन्वेस्टिगेशन है उसमें हम एक ही चीज पे घुस जाते हैं। अगर हमें पता चलता है कि भाई ट्रेड रिसीवेबल में कुछ गड़बड़ है, तो फिर हम इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ और सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल्स को चेक करते हैं, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक नहीं करते। इसलिए इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्पेसिफिक है एंड नैरो होता है, एक चीज पे पर्टिकुलरली फोकस्ड होता है। ये आपके पॉइंट्स है, ये 3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं जब कोई पूछे कि भाई ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन या व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, यस सर, ये 4 पॉइंट है आपके स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होते हैं। मेरा कॉम्पिटेंस नहीं है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स करना, ये है हमारे इन्वेस्टिगेशन का कॉम्पिटेंस। ठीक है, यस सर। अब हमें करने हैं 4 क्वेश्चन, 4, 5, 6, 7। चलिए करते हैं फटाफट से हमारे 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है सर? ये बोल रहा है, a huge fire broke out in Noida plant of KT Limited. Plant assets comprising building, machinery and inventories were insured from branch of a public sector insurance company. Apart from an insurance surveyor who was deputed for assessing loss, the regional office of insurance PSU also appointed a CA for verification of books of accounts या फिर financial records of the company and circumstances surrounding the loss. He was also requested to submit an early report. Would the report by CA in nature of audit report? ये बोल रहा है सर एक फायर लग गई। अब फायर में ऑब्वियसली हमने इंश्योरेंस करा रखा था, तो इंश्योरेंस कंपनी गए तो इंश्योरेंस सर्वेयर आ गए, लेकिन पीएसयू खुद की तरफ से भी एक ऑडिट करवाना चाह रहा था, एक वेरिफिकेशन करवाना चाह रहा था बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का, जिसके लिए उसने सीए को हायर किया। एंड वो सर्कमस्टेंसेस पता लगाना चाह रहा था कि भाई क्या सर्कमस्टेंसेस है जिसकी वजह से हमारा लॉस हुआ है। तो अब मुझे ये बताइए, और उसने बोला, उस जो कंपनी है उसने बोला कि आप एक अर्ली रिपोर्ट सबमिट कर दीजिए, आप जल्दी से जल्दी रिपोर्ट सबमिट कर दीजिएगा। अब मुझे एक बात बताइए, जो भी ये सीए एक रिपोर्ट सबमिट करेगा, क्या वो ऑडिट रिपोर्ट के नेचर में होगी? तो अभी तक जैसा मैंने आपको बताया, ऑडिट में हम करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग, जिसमें हम रीजनेबल एश्योरेंस लेते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं या फिर नहीं है, जबकि यहां पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा।
यहाँ पे तो भाई हमें कुछ खोजने के लिए पता लगाया गया, हमें कुछ ये बताने के लिए पता लगाया गया है कि भाई आप बताइए लॉस हुआ है कि नहीं हुआ है और किस सर्कमस्टेंसेस में हमारा लॉस हुआ था, तो ये ऑडिट तो नहीं है। तो अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्पेशल पर्पस से क्रिटिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं हमारे अकाउंट्स का। तो ये हो गया सर इन्वेस्टिगेशन। ये बोल रहा है सर अपॉइंटमेंट ऑफ सीए जो हमने किया है वो हमारा कोई भी मतलब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के साथ किया है जिसमें हम ये पता लगा पाए कि जो लॉस है वो जेन्युइन था या फिर नहीं था। मतलब ऐसा नहीं कि कंपनी ने फेक लॉसेस दिखा रखे हैं, एंड कोई जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी है उसकी कितनी लायबिलिटी बनेगी ये जानने के लिए हमने सीए को हायर किया है। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन बनाने के लिए सीए को हायर नहीं किया है, इसलिए ये इन्वेस्टिगेशन है एंड ये नेचर ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में नहीं है। इट इज नॉट इन नेचर ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, सबसे पहली चीज। दूसरा सर क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट इज स्पेसिफिकली आस्क्ड टू चेक अकाउंट्स वेदर फ्रॉड एक्सिस्ट, स्टेट विथ रीजंस वेदर इट इज एन एग्जांपल ऑफ रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट। ये बोल रहा है सर चार्टर्ड अकाउंटेंट को हमने बोला कि भाई अब तुम इसमें चेक करके बताओ कि कोई फ्रॉड एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है। क्या ये रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट का एग्जांपल है? रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट सर आपको थोड़ा घुमा के दे रहे हैं लोग। रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब क्या? ऑडिट की बात कर रहे हैं। ऑडिट में ही हम लोग रीजनेबल एश्योरेंस देखते हैं, मोटा मोटा बताते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि क्या हम इसको ऑडिट मान ले? तो हमें ये बताना है नहीं सर, इसका स्पेसिफिक पर्पस है फ्रॉड को चेक करना, तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन है, ये हमारा रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है। दिस इज ए नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट चीज क्या बोल रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर 6, ये बोल रहा है सर द मैनेजमेंट ऑफ कूल ड्रिंक्स लिमिटेड सस्पेक्ट्स दैट सम वर्कर्स ऑफ द कंपनी मे बी इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग फ्रॉडुलेंट पेमेंट्स टू डमी वर्कर्स एट इट्स वेरियस प्लांट्स इन द कंट्री, देयरफॉर दे आर कंसीडरिंग अपॉइंटमेंट ऑफ अ फर्म ऑफ ऑडिटर्स टू कंडक्ट ऑडिट involving detailed examination of accounts. However, one senior person among board members, Mr. P, objects to use word audit in proposed assignment. Comment. Also discuss how audit is different from investigation. ये बोल रहा है सर हमारा जो मैनेजमेंट है ना उसको लगता है कि कुछ लोग मिलके, कुछ एम्प्लॉइज मिलके फ्रॉडुलेंट एम्प्लॉइज बना रहे हैं, फ्रॉडुलेंट पेमेंट्स कर रहे हैं डमी वर्कर्स को। वो बोल रहे हैं कि उन्होंने एक वर्कर हायर किया जबकि एक्चुअली में उन्होंने वर्कर हायर नहीं किया, उसके बेसिस पे उन्होंने पेमेंट ले लिया और अपनी जेब में घुसा लिया। ऐसा कंपनी को लग रहा है, अलग अलग प्लांट्स में ऐसा सिस्टम चल रहा है। इसलिए वो चाह रहे हैं कि एक फर्म ऑफ ऑडिटर्स को अपॉइंट करे ताकि वो एक ऑडिट कंडक्ट करे जिसमें वो डिटेल्ड एग्जामिनेशन करे हमारे अकाउंट्स का कि ऐसा कोई फ्रॉड चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। तो हमारे एक बोर्ड मेंबर ने बोला कि भाई इसको तुम ऑडिट मत बोलो। अब इस पे कमेंट करो कि ये इसने सही बोला या फिर नहीं बोला, एंड दूसरा तुम मुझे बताओ कि ऑडिट हमारे इन्वेस्टिगेशन से कैसे डिफरेंट है। तो हम सबसे पहली चीज ये बताएंगे कि हमारा ऑडिट जो है वो डिस्टिंक्ट है इन्वेस्टिगेशन से। फिर हम पूरे जो 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए कि क्रिटिकल एग्जामिनेशन है हमारा अकाउंट का स्पेशल पर्पस के लिए, हम रीजनेबल एश्योरेंस, हम जो ऑडिट में होता है हमारा सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस लेते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है या फिर नहीं है। ऑडिट का स्कोप जो होता है वो जनरल एंड ब्रॉड होता है जबकि इन्वेस्टिगेशन का स्कोप स्पेसिफिक एंड नैरो होता है। इन द गिवन सिचुएशन मैनेजमेंट ने सोचा कि भाई कुछ एम्प्लॉइज जो है वो फ्रॉड कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने वो ऑडिट करवाने का सोचा। ये जो इन्होंने प्रोसेस करवाया है ये इट इज इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये कोई ऑडिट नहीं है। इसलिए मिस्टर पी जब बोल रहा है ना कि इसको ऑडिट मत यूज करो, इसको वर्ड ऑडिट मत यूज करो, तो वो सही है। मिस्टर पी इज राइट। जब वो ऑब्जेक्ट कर रहा है कि इसको हम ऑडिट नहीं बोलेंगे तो मिस्टर पी जो बोल रहा है वो सही है, क्योंकि इट इज इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये ऑडिट नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारे इस टॉपिक का क्या बोल रहा है सर क्वेश्चन नंबर 7, ये बोल रहा है PDN company chartered accountants were appointed as statutory auditors of MR Limited for the financial year 23-24. MR Limited included the following clause in appointment letter to the auditors. क्या बोला सर? ये बोल रहे हैं कि भाई हम अपॉइंट हुए थे एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, हमारे अपॉइंटमेंट लेटर में इन्होंने ये क्लॉज इंक्लूड कर दिया। क्या क्लॉज इंक्लूड किया? द ऑडिटर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग द फ्रॉड्स दैट मे हैपन इन द कंपनी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24. The auditor objected to inclusion of such a clause in the appointment letter discussed in light of the scope of audit. ये बोल रहे हैं कि भाई कंपनी ने हमारे एंगेजमेंट लेटर में, हमारे अपॉइंटमेंट लेटर में एक क्लॉज इंक्लूड कर लिया कि भाई हम ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल होगा फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रॉड को डिटेक्ट करना। अब आप मुझे बताइए, ऑडिटर मना कर रहा है, ऑडिटर ऑब्जेक्ट कर रहा है ये क्लॉज के लिए। अब आप मुझे बताइए स्कोप ऑफ ऑडिट में फ्रॉड डिटेक्ट करना आता है या फिर नहीं आता है? तो हम उनको ये बताएंगे भाई हमारे स्कोप ऑफ ऑडिट में फ्रॉड डिटेक्ट नहीं करना आता, हमें तो सिर्फ ये पता लगाना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या फिर नहीं है। हमारा काम फ्रॉड को ढूंढना नहीं है, वो इन्वेस्टिगेशन वालों का काम है। तो स्कोप ऑफ ऑडिट की बात कर देंगे। जब हम ऑडिट कंडक्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर एज पर एस 200 क्या बोलता है कि भाई हमें रीजनेबल एश्योरेंस लेना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है या फिर नहीं है, एंड हमें ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। हमारा जो ऑडिट होता है वो कोई ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है,
हमारा ऑडिट जो है वो ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है हमारे पास कोई भी। अब मैं ऑडिटर और इन्वेस्टिगेशन के बीच में एग्जांपल मतलब डिफरेंस बता दूंगा कि भाई हमारे पास कोई स्पेसिफिक लीगल पावर नहीं होते हैं एज जो इन्वेस्टिगेशन में जरूरी होते हैं वो स्पेसिफिक लीगल पावर हमारे पास नहीं होते हैं। ऑडिट डिस्टिंक्ट होता है इन्वेस्टिगेशन में क्रिटिकल एग्जामिनेशन होता है अकाउंट्स का। स्कोप ऑफ ऑडिट के बारे में बता देंगे दोनों का स्कोप ऑफ ऑडिट कैसे डिफरेंस है। इसीलिए जब हम ये क्लॉज डाल रहे हैं ना एंगेजमेंट लेटर में, ये अनकॉल्ड है, मतलब ऐसा नहीं डालना चाहिए हमें एंगेजमेंट लेटर में, क्योंकि ये हमारे स्कोप ऑफ ऑडिट के बाहर है। तो हम यही चीज जो ऑडिटर ने बोला कि भाई हमारा ये क्लॉज जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर में इंक्लूड नहीं करना चाहिए, ऑब्जेक्ट किया, तो ऑडिटर ने बिल्कुल सही किया, क्योंकि हम ये वाला क्लॉज हमारे एंगेजमेंट लेटर में नहीं डाल सकते, क्योंकि हमारा काम नहीं है फ्रॉड को डिटेक्ट करना। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। अब सर हमने ये डिस्कशन कर लिया कि हमारा स्कोप ऑफ ऑडिट कितना बड़ा होता है, हमें कितना दायरा होता है हमारे ऑडिट का, बेसिकली हमें कितने चीजें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है हमारे ऑडिट में एंड क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होती हमारे ऑडिट में। अब हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जैसा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि सर हम लोग लेते हैं रीजनेबल अश्योरेंस, हम लोग मोटा मोटा अश्योरेंस ले लेते हैं कि हाँ भाई यहां पे ना रीजनेबल अश्योरेंस लिया है मैंने कि यहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। मैं तुमको गारंटी नहीं दे सकता, मैं तेरे को मोटा मोटा बता सकता हूं। सर अब ऐसा क्यों है? अब हम पढ़ने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट कि ऑडिट में क्या लिमिटेशंस है जिसकी वजह से हम सिर्फ रीजनेबल अश्योरेंस दे सकते हैं। एंड ये कोई ऐसे वैसे लिमिटेशन नहीं है, ये इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं। इनहेरेंट को मैंने इजी वर्ड में लिख दिया, परमानेंट लिमिटेशंस है। मतलब ये लिमिटेशंस रहेंगे, भले आप कोई भी ऑडिट कर लो, भले आप कोई बड़ा इंसान ऑडिट कर ले, छोटा इंसान ऑडिट कर ले, फिर भी ये लिमिटेशन रहेंगे, आप इन लिमिटेशंस को हटा नहीं सकते हो। इसलिए सेम सिंपल चीज यहां पे लिखी है कि सर हम कभी भी एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकते। एब्सोल्यूट मतलब 100% अश्योरेंस, गारंटी नहीं दे सकते कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। अब एक और चीज यहां पे आती है, यहां पे हुआ क्या ना, ऑडिटर बोला अच्छा ऐसी बात है क्या, मतलब अगर मैं ऑडिट कर रहा हूं और अगर मैंने ऑडिट किया, सारा प्रोसीजर्स अच्छे से किया और उसमें फ्रॉड मिल गया, फिर भी मेरे ऑडिट करने के बाद पता चला कि उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फ्रॉड था, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हाँ भाई मैंने तो अपना ऑडिट जो था वो एज पर एसेस किया था, फिर भी फ्रॉड मिल गया, क्योंकि हमारे पास इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट होता है। तो क्या चलेगा? बिल्कुल चलेगा। लेकिन अब इसका गलत इस्तेमाल होने लगा। ऑडिटर क्या करने लगे, ऑडिटर बहुत अच्छे से ऑडिट करते ही नहीं थे, वो ऑडिटर एसेस के अकॉर्डिंग ऑडिट करते ही नहीं थे। जब भी कोई फ्रॉड मिलता था, जब भी कोई गलती मिलती थी, बोल देते थे देखो भाई यहाँ पे इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए आईसीआई ने बोला कि भाई इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट तो है, लेकिन आपको परसुएसिव ऑडिट एविडेंस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा सर? फिर भी आपको परसुएसिव एविडेंस तो लेना ही पड़ेगा। सर ये परसुएसिव, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एविडेंस। एविडेंस का मतलब क्या होता है? सबूत। कि सर अगर मैनेजमेंट ने ट्रेड रिसीवेबल 10 लाख के ऊपर दिखा रखे हैं और आपने बोला है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब कुछ सही है, तो आपके पास हर एक चीज का सबूत होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए जिस बेसिस पे आप बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है। तो अगर ट्रेड रिसीवेबल 10 लाख के ऊपर दिखे हैं, 10 लाख पे दिखे, तो हमारे पास ये सबूत होना चाहिए कि हाँ भाई ट्रेड रिसीवेबल 10 लाख तक के ही हैं। तो ये बोल रहा है कि हमें ये जो एविडेंस लेना है, जो सबूत लेना है, वैसे हल्का फुल्का सबूत मत ले लेना, परसुएसिव एविडेंस लेना। परसुएसिव मतलब क्या? कन्विंसिंग, जिसको देख के ना सब लोग बोले कि हाँ भाई ये जो एविडेंस इसने लिया है वो सही एविडेंस है और इसके बेसिस पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं वो सही बने हैं। मतलब इसने बहुत ऐसा कन्विंसिंग वाला एविडेंस लिया है, सबको कन्विंस कर जाओ, ऐसा वाला एविडेंस लेना है आपको। भले ही आप पे इनहेरेंट लिमिटेशंस है, फिर भी आपको कन्विंसिंग एविडेंस लेना है। आप लेस देन परवेसिव एविडेंस लेके सेटिस्फाई नहीं रह सकते, और फिर इसको जस्टिफाई करने के लिए आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट है इसलिए मैं परसुएसिव एविडेंस नहीं ले पाया। आपको लेस देन परसुएसिव एविडेंस नहीं लेना है, आपको परसुएसिव ऑडिट एविडेंस लेना है। ठीक है, यस सर। अब सर हम बात करते हैं आपके इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट के बारे में कि क्या क्या हमारे इनहेरेंट लिमिटेशंस है। इसको हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते चलेंगे, क्योंकि आपका डायरेक्ट एक साथ पूरा इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ क्वेश्चन आने का बहुत कम चांस है। 5 मार्क में कभी ऐसे इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सर जिस प्रोसेस के बेसिस पे मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा हूं ना, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बनाने के प्रोसेस में ही दिक्कतें हैं। वो प्रोसेस में ही दिक्कतें हैं जिससे मैं कभी भी रीजनेबल एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता हूं। तो अब जिस
प्रोसेस से मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा हूं उसको हम क्या बोलते हैं सर? मैंने आपको बताया हुआ है, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो मेरे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के नेचर में ही दिक्कत है, जिसकी वजह से मैं कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता हूं। सबसे पहली चीज, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो उसमें लगते हैं सर मैनेजमेंट के जजमेंट्स। मैनेजमेंट खुद के जजमेंट लगाती है, खुद के हिसाब से वो प्रोविजंस बनाती है, और उनसे कुछ पूछा जाए तो बोलती है देखो भाई हमने तो अपने हिसाब से प्रोविजन बनाए हैं, अपने हिसाब से पूरा एनालिसिस बिठा के प्रोविजन बनाए हैं। अब मुझे बताइए, अब मैं उस मैनेजमेंट जजमेंट को कैसे चेक करूं? क्या ही चेक करूं? जब मैनेजमेंट बोल रही है उसके खुद के जजमेंट के हिसाब से बनाया, मैं उसमें कैसे ही चेक कर सकता हूं सर? ये सबसे पहला मेरा लिमिटेशन है कि मैं उसको चेक नहीं कर सकता मैनेजमेंट के जजमेंट को, क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें बहुत सारे मैनेजमेंट के जजमेंट होते हैं, एंड वो मैनेजमेंट के जजमेंट्स फ्यूचर अनसर्टेनिटी के बेसिस पे होते हैं। फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर इज अनसर्टेन। हमें कल का नहीं पता कल क्या होने वाला है, तो हमें ये थोड़ी पता है एक साल बाद फ्रॉड निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो सबसे पहली चीज मैनेजमेंट के जजमेंट होते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। दूसरा, हम जब ऑडिट करने वाले हैं, मैं आपको ऐसे 210 में बताऊंगा, ऐसे 210 हमारे टर्म से रिलेटेड है। तो हम जब ऑडिट करने वाले होते हैं ना, ऑडिट एक्सेप्ट करने वाले होते हैं, जब हम बोलते हैं कि हाँ भाई मैं तेरा ऑडिट कर दूंगा, ऐसा जब हम एंटिटी को एक्सेप्ट करने वाले होते हैं, उससे पहले हम एंटिटी से लिखवा के ले लेते हैं कुछ कुछ कंडीशंस कि भाई ये कंडीशंस अगर तुम फुलफिल करोगे तो मैं तुम्हारा ऑडिट लूंगा। उसमें सबसे पहली कंडीशन आती है ये चेक करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बने हैं। ये हम पहले मैनेजमेंट से लिखवा के लेते हैं कि आप जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे वो एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाएंगे। एंड दूसरा कि आपके जो इंटरनल कंट्रोल्स है आपकी एंटिटी में वो सुइटेबल हैं। सर क्या बोला आपने? सर इंटरनल कंट्रोल में समझा नहीं। तो बेसिकली मैं आपको एक बात बताता हूं, जो कंपनी बिजनेस कर रही है ना, उस बिजनेस में बहुत सारे रिस्क होते हैं, बहुत सारे रिस्क होते हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो भाई वो कंपनी का जो गोडाउन में माल पड़ा है वो माल चोरी हो जाएगा, वो गुड्स चोरी हो जाएंगे, फिनिश गुड्स चोरी हो जाएगा। ये एक वन ऑफ द रिस्क है। अब ये रिस्क को कम करने के लिए, ये रिस्क को हटाने के लिए एंटिटी लगाती है इंटरनल कंट्रोल। जैसे आपकी सोसाइटी के बाहर पहरेदार लगा हुआ है ना, वो है इंटरनल कंट्रोल का एग्जांपल कि भाई कुछ चोरी ना हो जाए, चोरी होना इज अ रिस्क, तो हमने लगा दिया कंट्रोल, सेफगार्ड गार्ड को बिठा के। वैसे ही हमने वेयर हाउस में भी गार्ड बिठा दिया, हमारे इंटरनल कंट्रोल लगा दिया हमने। ये बेसिकली रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, रिस्क को हटाने के लिए हम लगाते हैं इंटरनल कंट्रोल। तो हमने मैनेजमेंट से पहले से ही लिखवा के दे दिया है, लिखवा के ले लिया है कि आपने जो इंटरनल कंट्रोल लगाए हैं वो सुइटेबल हैं, जिस सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से इंटरनल कंट्रोल लगने चाहिए थे वो इंटरनल कंट्रोल वैसे ही लगे हैं, और फिर मैं ऑडिट करने आ रहा हूं। अब दिक्कत ये हो रही है ना, जिस इंटरनल कंट्रोल पे हम रिलाय कर रहे हैं, जिस इंटरनल कंट्रोल के बारे में हम सोच रहे हैं कि हाँ भाई इंटरनल कंट्रोल सारे सही लगे हैं, वो इंटरनल कंट्रोल की खुद की इनहेरेंट लिमिटेशंस है। उन इनहेरेंट कंट्रोल्स की, उन इंटरनल कंट्रोल्स की खुद की इनहेरेंट लिमिटेशंस है। जैसे ऑडिट की इनहेरेंट लिमिटेशंस है, वैसे ही उनकी भी इनहेरेंट लिमिटेशन है। तो हम उस इंटरनल कंट्रोल पे पूरा रिलाय नहीं कर सकते, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं रख सकते। ठीक है, ये है आपका नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की वजह से इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। दूसरा हम डिस्कशन करते हैं सर, हम जब ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं तो वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हमने कब करनी है, क्या टाइमलाइंस होनी चाहिए हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने की। एंड दूसरा, हमें जो इंफॉर्मेशन मिल रही है पर उसके अगेंस्ट हमें जो कॉस्ट पे करनी है उसके अगेंस्ट, इन दोनों के बीच में हमें एक बैलेंस बना के रखना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो डिक्रीज होता जाता है टाइम के साथ। टाइम के साथ साथ इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कम होती जाती है। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, न्यूज़पेपर। सर कल का न्यूज़पेपर बासी हो गया, हमें तो आज का ही न्यूज़पेपर चाहिए जो कल बासी हो जाएगा। तो इंफॉर्मेशन की जो इंपॉर्टेंस है न्यूज़पेपर में वो टाइम के हिसाब से कम होती जाती है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो कम होती जाती है। तो ये बोल रहा है कि हमारी जो इंपॉर्टेंस है इंफॉर्मेशन की वो डिक्रीज होती रहती है टाइम के साथ साथ। एंड ऑडिटर हर एक मैटर वेरीफाई नहीं कर सकता भाई, हम हर चीज हर टाइम पे वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। तो हमें कुछ चीजों के लिए पुरानी इंफॉर्मेशन पे भी रिलाय करना पड़ता है, और कुछ चीजों के लिए हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा के, एक्स्ट्रा इंसान को भेज के हमें वो चीज चेक करवानी पड़ती है। तो हमें इन दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलना पड़ता है। किन दोनों के बीच में? इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी के बीच में, एंड कॉस्ट, उसके जो उस इंफॉर्मेशन को लगाने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए जो हमें कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, इन दोनों के बीच में हमें एक बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। अगर हमने 2 साल इंटरनल कंट्रोल चेक कर लिया एंटिटी का, मतलब हम लगातार हर साल इंटरनल कंट्रोल चेक कर रहे हैं, और हमने तीसरे साल सोचा कि भाई इस साल मैं अपनी कॉस्ट बचा लेता हूं, जो मुझे मेरा मैन पावर यूज करना पड़ेगा, जो टाइम यूज करना पड़ेगा, जो पैसा यूज करना पड़ेगा एंटिटी में आने जाने के लिए, वो सारा कॉस्ट में सेव कर लेता हूं और पुरानी वाली इंफॉर्मेशन को यूज कर लेता हूं। लेकिन गलती तब हो गई जब वो पुरानी वाली इंफॉर्मेशन
यूज हम नहीं कर सकते थे इस साल, क्योंकि भाई इस साल चेंजेस हो गए और हमें पता ही नहीं चला। तो हमें जो इंफॉर्मेशन हम यूज कर रहे हैं उसकी रिलायबिलिटी पे डाउट भी नहीं होना चाहिए, एंड दूसरा हमारा ज्यादा कॉस्ट भी नहीं लगना चाहिए, इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी पे डाउट ना हो इसलिए। तो दोनों पे हमें एक बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है, ठीक है। हम ज्यादा कॉस्ट भी नहीं लगा सकते क्योंकि हमें ऑडिट भी खत्म करना है, हमें अच्छे से करना है, जो फीस मिली उसके अंदर करना है। एंड दूसरा, हम अपनी इंफॉर्मेशन से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, हमें लेटेस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें रिलायबिलिटी वाली इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हमें इन दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। बाकी ये वाला जो पॉइंट है ये हम करने वाले हैं ऐसे 501 के साथ, तो यहां पे आप स्किप कर सकते हैं। जो भी मैंने मार्किंग्स करी ना आपकी कॉन्सेप्ट बुक में, वो मार्किंग्स आप कर लीजिएगा यहाँ पे। जैसे मैंने ये जो भी मार्किंग्स करी, जो भी ऊपर आपको मार्किंग्स मिली, जो भी मैंने क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखे, वो सारे क्वेश्चन नंबर आप भी लिख लीजिएगा, ताकि आप साथ जब सेल्फ स्टडी करने बैठे तो साथ के साथ ही वो क्वेश्चन नंबर भी देख ले, ठीक है। यस सर, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है सर फ्यूचर इवेंट्स के बारे में। फ्यूचर इवेंट्स हमारे इनहेरेंट लिमिटेशन है। मैंने तो बोल दिया कि यार एंटिटी गोइंग कंसर्न है। गोइंग कंसर्न आपको पता है, फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन जो हमने बचपन में पढ़ा था, जो हमने फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन बचपन में पढ़ा था कि भाई एंटिटी विल कंटिन्यू फॉर फोर्सिएबल फ्यूचर, एंटिटी विल कंटिन्यू फॉर फोर्सिएबल फ्यूचर, हमें ऐसा लगता है एंटिटी को भी बंद नहीं होने वाली है। तो ये जो होता है गोइंग कंसर्न, मैंने ऑडिटर ने बोला कि हाँ भाई एंटिटी इज अ गोइंग कंसर्न। अब कल के कल एंटिटी का एक जो फैक्ट्री था वो जल के खत्म हो गया, एंटिटी पूरी बंद हो गई, एंटिटी पूरी बंद हो गई। अब हमारे पास शेयर होल्डर्स उठ के आ गए, भाई ऑडिटर तुमने तो बोला था एंटिटी इज अ गोइंग कंसर्न, तुमने बोला था एंटिटी फ्यूचर में चलेगी, एंटिटी बंद कैसे हो गई? तो ये तो लिमिटेशन है ना भाई, मैं कोई ज्योतिषी थोड़ी हूँ, मैंने कोई एस्ट्रोलॉजर का कोर्स थोड़ी कर रखा है, मैं थोड़ी बता सकता हूँ क्या होने वाला है, भविष्यवाणी मैं थोड़ी कर सकता हूँ। तो फ्यूचर इवेंट्स आर अनसर्टेन, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम कभी भी गारंटी नहीं दे सकते हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी लिखा है वो सही लिखा है। तो कोई भी ऐसा नेगेटिव इवेंट हो सकता है जो एंटिटी की एबिलिटी टू कंटिन्यू इट्स बिजनेस को अफेक्ट कर पाए, मतलब गोइंग कंसर्न को अफेक्ट कर पाए, और हमें वो पता नहीं चलेगा क्योंकि हम ज्योतिषी नहीं है। और हमारा ओपिनियन दो चीजों के बारे में गारंटी नहीं देता। सबसे पहले फ्यूचर वायबिलिटी ऑफ द एंटिटी, मतलब फ्यूचर सर्वाइव करेगी एंटिटी या फिर नहीं करेगी, इसके बारे में हम गारंटी नहीं दे सकते, फ्यूचर इज अनसर्टेन। एंड दूसरा, हम मैनेजमेंट की एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस के बारे में भी गारंटी नहीं दे सकते, मतलब हम ये नहीं बता सकते कि मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है, कितना बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, हम ये सब नहीं बताते भाई। हम तो तुम्हें बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अपना ओपिनियन देते हैं, वो भी रीजनेबल अश्योरेंस वाला ओपिनियन देते हैं, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट सर, ये तो हो गया सारा एंटिटी का खेल। ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में दिक्कत आ गई एंटिटी की वजह से, एंटिटी की वजह से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के टाइमलाइंस में दिक्कत आ रही है, एंटिटी की वजह से फ्यूचर इवेंट्स में भी दिक्कत आ रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वजह से फ्यूचर इवेंट्स में भी दिक्कत आ रही है। अब कुछ दिक्कत है जो मेरी वजह से, जो मेरे प्रोसीजर्स की वजह से। प्रोसीजर्स मतलब क्या होता है, जो भी काम मैं करता हूं उसको मैं प्रोसीजर बोलता हूं। मैंने क्या बोला, सर तुम परचेजेस है तुम्हारे पास 1 लाख रुपए के, मुझे तुम्हें इनवॉइस दिखा दो, इसकी सारी इनवॉइस। तो इसको क्या हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे सर, प्रोसीजर। इनवॉइस चेकिंग मैं कर रहा हूं, इसको भी मैं प्रोसीजर बोलूंगा। तो हमारे जो प्रोसीजर्स, जितने भी प्रोसीजर्स हम करते हैं ऑडिट में, उसके नेचर की वजह से भी हमारा इनहेरेंट लिमिटेशंस आ सकता है ऑडिट में। सर कैसे आता है, क्या प्रोसीजर्स की वजह से क्या क्या इनहेरेंट लिमिटेशन आता है? 2 टाइप के लिमिटेशन होते हैं हमारे प्रोसीजर्स की वजह से। एक होता है प्रैक्टिकल लिमिटेशन, एक होता है लीगल लिमिटेशन। अब सर ये प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन कैसे होता है? अब एक चीज जो यहां पे आपका नया वर्ड आ रहा है वो है आपका ऑडिट एविडेंस। ये नया वर्ड नहीं है, नया वर्ड है आपका सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, कि सर हमें सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना पड़ता है। सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी वाइज सफिशिएंट होना चाहिए, नंबर ऑफ ऑडिट एविडेंस हमारे पास सफिशिएंट होने चाहिए। एंड एप्रोप्रिएट मतलब वो ऑडिट एविडेंस हमारे लिए रेलेवेंट भी होना चाहिए और वो ऑडिट एविडेंस हम रिलाय कर पाए वैसा भी होना चाहिए। रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी, ये सारी चीजें जो है ये हम ऐसे 500 में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऑडिट एविडेंस जो है वो क्वांटिटी वाइज भी सफिशिएंट होना चाहिए एंड क्वालिटी वाइज भी सफिशिएंट होना चाहिए, मतलब क्वालिटी वाइज भी सही होना चाहिए, ठीक है। यस सर, तो हमें वैसा एविडेंस लेना पड़ता है, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, जिसको हम प्यार से बोलेंगे SAE, ठीक है। अब इसको हम हैंड नोट से डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में। क्या बोल रहा है सर नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स? ये बोल रहा है कि हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स की वजह से 2 टाइप के लिमिटेशन होते हैं, एक प्रैक्टिकल लिमिटेशन एंड लीगल लिमिटेशन। प्रैक्टिकल लिमिटेशन की मैं आपको बात बताता हूं। आप कर रहे हैं रिलायंस का ऑडिट, रिलायंस में भाई करोड़ों ट्रांजैक्शंस होती है, करोड़ों, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, रोज करोड़ों ट्रांजैक्शंस होती है। तो क्या आप हर एक ट्रांजैक्शन का ऑडिट कर सकते हैं 1.5 से 2 महीने में? बिल्कुल नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। भले आप पूरा साल लगा लीजिए फिर भी आप हर एक ट्रांजैक्शन को चेक नहीं कर सकते। तो फिर हम सर क्या करते हैं, हम करते हैं सर सैंपलिंग।
हम निकालते हैं वो सैंपल, हम 1000 ट्रांजैक्शन में से सिर्फ 10-15 ट्रांजैक्शन निकालते हैं और उसको चेक करते हैं। अगर वो ट्रांजैक्शन सही मिल गई तो हम मानते हैं 1000 ट्रांजैक्शन सही है। इसको बोलते हैं सैंपलिंग। तो ये हमारी प्रैक्टिकल लिमिटेशन है। सैंपलिंग भी एक लिमिटेशन है। क्यों लिमिटेशन है सर? क्योंकि हो सकता है हमने जो 1000 ट्रांजैक्शन चेक करनी थी उसमें से मैंने 10-15 ट्रांजैक्शन निकाली, सिर्फ वो 10-15 ट्रांजैक्शन सही थी, बाकी सारी की सारी ट्रांजैक्शन गलत थी, फिर भी मुझे पता नहीं चलेगा क्योंकि भाई मैंने तो सैंपलिंग की है ना। मैंने तो सैंपल के बेसिस पे पता लगाया कि ये जो पूरा ये जो जितने भी 1000 ट्रांजैक्शन है वो सही है कि नहीं है। तो ये मेरी प्रैक्टिकल लिमिटेशन है। प्रैक्टिकली सारे ट्रांजैक्शन चेक नहीं कर सकता हूं। और मेरी लीगल लिमिटेशन है। लीगल लिमिटेशन क्या है कि अगर मैनेजमेंट मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्लीट प्रोवाइड नहीं कर रही है तो मैं उसको फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेटर तो हूं नहीं कि मैनेजमेंट को कुर्सी में बांध दिया और फिर उनको बोला कि भाई ये वाले इंफॉर्मेशन दे, ये वाले इंफॉर्मेशन दे। खुद ही फाइल उठा के खोल के देखने लग गया, खुद ही उनके लैपटॉप चेक करने लग गया, खुद ही उनकी जो डेस्क है उसके खोल के ड्रॉअर ये सब खोल के देखने लग गया कहां पे क्या क्या चीजें पड़ी है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं ज्यादा से ज्यादा उनको रिक्वेस्ट करके बोल सकता हूं कि प्लीज मैनेजमेंट मुझे कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दीजिए। ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं। हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं मैनेजमेंट को कि प्लीज मैनेजमेंट मुझे कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दीजिए। हम मैनेजमेंट को फोर्स नहीं कर सकते हैं। अगर मैनेजमेंट नहीं दे रहा है तो शांति से चुपचाप जाके मैं अपनी रिपोर्ट में लिख दूंगा कि मैनेजमेंट ने मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दी। इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये लीगल लिमिटेशन है। जब मैं मैनेजमेंट पे दबाव ही नहीं बना सकते तो हम कैसे मान सकते हैं कि हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई होगी? अब सर मुझे एक बात बताइए कि मैनेजमेंट हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्यों नहीं देगा? मैनेजमेंट तो देगा ना सर, उसको तो चेक करवाना है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मैनेजमेंट इसलिए नहीं देगा कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्योंकि मैनेजमेंट खुद ही गंदा इंसान है, मैनेजमेंट खुद ही चालाक है, मैनेजमेंट खुद ही झूठा इंसान है, वो डिसऑनेस्ट है, करप्ट है। इसलिए मैनेजमेंट हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देगा ताकि हम अच्छे से चेक ना कर पाए, ताकि हम शेयर होल्डर्स को ना बता पाए कि क्या खिचड़ी पक रही है अंदर एंटिटी में। तो वो डिसऑनेस्ट एंड करप्ट पीपल है, इसलिए वो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देगा। इसलिए वो हमें फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स देगा। कौन से डॉक्यूमेंट्स देगा सर? फैब्रिकेटेड। फैब्रिकेटेड का मतलब होता है फॉल्स, खराब, बेकार, झूठे डॉक्यूमेंट्स देगा। कुछ और लिखा होगा, एक जीरो कम करके दे देगा, एक जीरो बढ़ा के दे देगा, ऐसे डॉक्यूमेंट्स को गलत बना के दे देगा। और हम क्योंकि ऑथेंटिकेशन में एक्सपर्ट नहीं है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट कैसे करते हैं इसकी एक्सपर्टीज नहीं है, ये हमारे स्कोप के बाहर है, हम नमिता थापड़ है, इसलिए हम कभी भी ये चेक नहीं कर पाएंगे कि ये फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स से। हम तो जो भी डॉक्यूमेंट्स वो देगा उसको जेन्युइन मान के हमारा ऑडिट खत्म करके चले जाएंगे। ये भी बहुत बड़ा लिमिटेशन है। और वो हमें फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स क्यों देगा? क्योंकि सर उसने जो भी ट्रांजेक्शन्स किए हैं उसके रिलेटेड पार्टी के साथ, वो रिलेटेड पार्टी के साथ जो भी ट्रांजैक्शंस है वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो ट्रांजैक्शन कभी हुए ही नहीं। वो तो बस उसने लिख दिया पेपर पे कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हुआ है, वो सिर्फ पेपर ट्रांजैक्शन है, वो एक्चुअली में कभी नहीं हुए। ये हम पकड़ लेंगे। इसको ना पकड़े देने के लिए वो हमें फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट देगा। ऐसे करके आप फ्लो चार्ट वाइज जितना चीजों को याद रखेंगे उतना चीजें आपको याद रहेंगी। ऐसे करके आपके 4 पॉइंट्स आपको याद हो गए और 4 मार्क आपकी झोली में आ गए। तो ये चीज है जो मिसिंग है आपके अभी ऑडिट के प्रिपरेशन में, जो मैं आपके लिए पूरे एग्जाम ओरिएंटेड बैच में ऐसे आपको चीजों को करवाने वाला हूं। ट्रस्ट मी, अगर आपने ये जो मैंने आपको ये चीजें लिख दी ना, ये जो कीवर्ड्स मैंने यहां पे लिखे हैं उतने कीवर्ड्स आपने लिख दिया और उसको अंडरलाइन कर दिया तो आपके 4 में से 4 मार्क, 5 में से 5 मार्क आएंगे। बस इतनी बात मेरी गांठ मार लेना। ये अगर आपने कर लिया, एग्जाम ओरिएंटेड बैच पूरा खत्म कर लिया, तो आपको अब सीए इंटरमीडिएट May 25 में क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है? यस सर। अब हम डिस्कशन करते हैं हमारे नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स का, जो हमने यहां पे पढ़ा है। सर क्या बोल रहा है ये? प्रैक्टिकल लीगल लिमिटेशन होते हैं सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने के लिए। क्या सर? प्रैक्टिकल लिमिटेशन क्या है कि ऑडिटर सैंपलिंग करता है, सारे ट्रांजैक्शन को टेस्ट करने के बजाय ये सैंपलिंग करता है। दूसरी चीज लीगल लिमिटेशन क्या है कि मैनेजमेंट हमें सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगी एंड जो भी ऑडिटर ने रिक्वेस्ट करी है, एंड ऑडिटर मैनेजमेंट को फोर्स नहीं कर सकता, वो सिर्फ रिपोर्ट कर सकता है मैनेजमेंट को, वो सिर्फ रिपोर्ट कर सकता है हमारे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कि मैंने ये इंफॉर्मेशन मांगी थी लेकिन मैनेजमेंट ने मुझे ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया। मैनेजमेंट अब हमें क्यों इंफॉर्मेशन नहीं देगी? क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो डिसऑनेस्ट है एंड करप्ट है। करप्ट ये इजियर टर्म था, टेक्निकल टर्म है अनस्क्रपलस। ओ हो क्या है, सुनने से ये इतना बेकार लग रहा है। अनस्क्रपलस है मैनेजमेंट, इतनी करप्ट मैनेजमेंट है क्योंकि वो फ्रॉड में इन्वॉल्व हो सकती है, वो फ्रॉड में इन्वॉल्व हो सकती है, इसलिए वो डिसऑनेस्ट है, अनस्क्रपल है। वो हमें फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स देगी, फैब्रिकेटेड मतलब खराब डॉक्यूमेंट्स देगी, गलत डॉक्यूमेंट्स देगी, ताकि हम ऑडिटर को बिलीव हो जाए कि ये जो ऑडिट एविडेंस उसको मिला है वो वैलिड है। अब ऑडिटर क्यों बिलीव करेगा कि ये जो डॉक्यूमेंट्स उसने दिया है वो वैलिड है, जेन्युइन है?
क्योंकि ऑडिटर इज नॉट एन एक्सपर्ट इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ऑडिटर पता ही नहीं लगा सकता कि डॉक्यूमेंट्स जो है वो ऑथेंटिक है या फिर नहीं है, या वो डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है या फिर नहीं है। ठीक है, यस सर। और लास्ट में ये एंटिटी ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि एंटिटी ने एंटर किया है ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टीज, और वो ट्रांजैक्शंस पेपर ट्रांजैक्शंस है और एक्चुअली में वो ट्रांजैक्शंस हुए ही नहीं। सर ऐसा भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। आपकी एंटिटी है, आपकी वो रिलेटेड पार्टी है, सपोज आपकी वो सब्सिडरी है। रिलेटेड पार्टी मतलब कि हमसे किसी ना किसी तरीके से खानदान से जुड़ी हुई हो। तो एग्जांपल के तौर पे आपकी कोई कंपनी है, आप जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं उसकी कोई रिलेटेड, उसकी कोई सब्सिडरी है, ठीक है। मैंने मेरी सब्सिडरी को बोला कि देख सब्सिडरी, मैं तेरे को कोई गुड्स बेचूंगी नहीं, मेरे बहुत पुराने गुड्स पड़े हैं, मेरे बहुत पुराने गुड्स पड़े, मैं उसको बेचूंगी नहीं, बेच नहीं सकते, कोई ले ही नहीं रहा मेरे वो गुड्स, मैं तेरे को दिखा देती हूँ सेल्स, मैं अपनी एंट्री पास कर लेती हूँ सेल्स टू मतलब जो भी मेरी सब्सिडरी है सेल्स टू सब्सिडरी, मैंने ऐसा दिखा दिया, और तू अपने बुक्स में दिखा देना परचेजेस टू, जो भी तेरे को दिखाना है वो तू दिखा लेना। मतलब ऑब्वियसली मैंने गलत एंट्री बोल दिया आपको, सब्सिडरी टू सेल्स, और तू अपने परचेजेस टू होल्डिंग दिखा देना, ठीक है। अब ये जो ट्रांजेक्शन हुई पेपर में ट्रांजेक्शन हुई, ये एक्चुअली में मैंने उसको गुड्स ट्रांसफर नहीं किए हैं। तो ऐसी ट्रांजैक्शंस एंटिटी ने एंटर की हो सकती है अपने रिलेटेड पार्टी के साथ, और ये रिलेटेड पार्टी के साथ ही एंटर हो सकती है क्योंकि वो हमारी जान पहचान है भाई। जान पहचान वाले के साथ हम थोड़ा बहुत मिली भगत कर सकते हैं, ठीक है, यस सर। एंड लास्ट में ये चीज आ जाती है कि ये जो हमारा लिमिटेशन है ये क्यों है? क्योंकि हमारा ऑडिट इन्वेस्टिगेशन नहीं है। सर इन्वेस्टिगेशन होता ना, फिर बताता मैं आपको, इन्वेस्टिगेशन होता ना सर, मेरे पास स्पेसिफिक लीगल पावर होती ना, मेरे को ये सारी चीजें करने दी जाती ना सर, मैं क्रिटिकल असेसमेंट करता ना अकाउंट्स का, तब मैं बोलता कि हाँ मैं गारंटी दे रहा हूं कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मटीरियल में स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दे रहे ना मुझे सिर्फ ऑडिटर बना रहे हो ना, मेरे पास कोई लीगल पावर नहीं है ना सर, और मेरे पास कोई स्पेशल पर्पस नहीं है ना सर, इसलिए मैं आपको रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा हूं। तो यहां पे जो आप लिखेंगे ना, इसका जो डिस्क्रिप्शन होगा वो सेम एज अबव होगा। जो यहां पे ये डिस्क्रिप्शन आ रहा है वही सेम डिस्क्रिप्शन आपको नीचे लिखना पड़ेगा। यहां पे आप लिख लीजिएगा सेम एज अबव, वही सेम। अगर आपको क्वेश्चन अलग से आ जाए तो आपको वही सेम चीजें लिखनी है जो ऊपर लिखे, इसलिए मैंने रिपीट नहीं किया है। अब हम करते हैं सर 3 क्वेश्चन हमारे 8, 9, 10। क्या बोल रहे हैं सर ये 8, 9, 10? 8 बोल रहे हैं सर, एक थे हमारे लालजी भाई। Lalji Bhai has purchased the shares of a company listed on NSE. The audited financial statements of the company provide picture of healthy financial performance, having robust turnover, low debt, and good profits. On above basis, he is absolutely satisfied that money invested by him is safe and there is no chance of losing his money. Do audited results and audit reports of companies provide such assurance to investors like Lalji Bhai? Is thinking of Lalji Bhai correct? ये बोल रहा है भाई हमारे हैं एक लालजी भाई, एक बढ़िया से लालजी भाई है जो इन्वेस्टिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है किसी कंपनी के, उस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सब कुछ बढ़िया दिखा रखा था। बोल रहा था कि भाई कंपनी के पास बहुत बढ़िया टर्नओवर है, उसका बहुत कम डेट है और उसके पास बहुत बढ़िया प्रॉफिट है। इस बेसिस पे हमारे लालजी भाई ने कर दिया, वो उन्होंने बहुत ज्यादा भरोसा कर लिया ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। वो तो बोलते हैं कि भाई मैंने अब जो ये पैसे इन्वेस्ट किए हैं इस कंपनी पे वो बहुत सेफ है, अब मेरे पैसे लूज होने के कोई चांस ही नहीं है, ऐसा वो हमारे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के बोल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जो हमारे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ऑडिटेड रिपोर्ट है, क्या वो हमारा ऐसा कोई एश्योरेंस देते हैं टू इन्वेस्टर्स? क्या हम इन्वेस्टर्स को ऐसा एश्योरेंस देते हैं कि आपने, अगर मैंने बोल दिया कि सब कुछ सही है और आपने अगर इन्वेस्ट कर लिया तो फिर आपकी मनी सेफ है, अब आपकी मनी ग्रो ही होगी, अब आपकी मनी लूज नहीं होगी? क्या ऐसा होता है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देने का मतलब? बिल्कुल नहीं। ये जो इनकी थिंकिंग है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ ये एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, हम कोई ऐसा एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करते कि आपका जो इन्वेस्टर्स है जो पैसा लगाओगे वो सेफ रहेगा। भाई ऐसा अगर एश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता ना तो फिर सब लोग वहीं पैसा लगाते जहां पे ऑडिटर ने ऑडिट किया है, और जहां पे नहीं किया वहां पे कोई पैसा लगाता नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना भाई। शेयर प्राइसेस जो होते हैं सिक्योरिटी के वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, सिर्फ तुम्हारे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे डिपेंड नहीं करते। ये बात तुमको समझनी पड़ेगी। लालजी भाई जैसे लोग नहीं समझते जो सिर्फ हमारे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे पैसा लगा देते हैं, वो लोग ये बात नहीं समझते। हम सिर्फ ऑडिट में रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो फ्री है मटेरियल मिसस्टेटमेंट से, भले वो फ्रॉड हो या फिर एरर हो, दोनों में से किसी भी वजह से मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है। एंड हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, ऐसा हम रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। आप इसके बेसिस पे इन्वेस्ट मत कर देना भाई, इन्वेस्ट मत कर देना आप। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 ये बोल रहा है Zeba Products is a partnership firm engaged in trading of designer dresses. The firm has appointed JJ & Company chartered accountants to audit their accounts for a year. The auditors were satisfied with control systems of the firm, carried out required procedures and necessary verifications. In particular, they carried out sample checking of purchases, traced purchase bills to GST portal and also made confirmations from suppliers. They were satisfied with the audit evidence obtained by the team as part of the audit exercise. An audit report was submitted to the firm giving an opinion that financial
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्टेड ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द फर्म। ये बोल रहे हैं भाई देखो, एक पार्टनरशिप फर्म है जीवा प्रोडक्ट्स नाम से, उनको अपॉइंट किया गया एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपनी ऑडिट करने के लिए, ठीक है, ऑडिट करने के लिए किसी भी कंपनी का आपने अपॉइंट किया गया है। हम ऑडिटर जो थे वो सेटिस्फाइड थे, जो भी कंट्रोल सिस्टम, जो भी इंटरनल कंट्रोल कंपनी ने लगा रखे हैं उससे हम सेटिस्फाइड हैं। जो भी हमने प्रोसीजर्स चाहिए था, रिक्वायर्ड प्रोसीजर्स थी, वो हमने प्रोसीजर्स लगाई भी। जो भी हमको वेरिफिकेशन करना चाहिए था वो वेरिफिकेशन हमने किया भी। अगर मैं आपको पर्टिकुलरली बताऊं तो हमने सैंपल चेकिंग किया परचेजेस पे, हमने परचेज बिल को ट्रेस किया जीएसटी पोर्टल से, एंड हमने कंफर्मेशन भी मंगाया सप्लायर से। मतलब हमने सब कुछ करके देख लिया, जितना भी हमें करना चाहिए था हमने सब कुछ करके देख लिया। एंड हमें जो ऑडिट एविडेंस मिला ना उससे मैं सेटिस्फाइड हूं। मतलब मैं एकदम सेटिस्फाइड हूं, मुझे जो ऑडिट एविडेंस मिला है ऑडिट एक्सरसाइज करने के बाद। इसलिए जो मैंने ओपिनियन दिया ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, वो एकदम क्लीन ओपिनियन दिया, अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया, ट्रू एंड फेयर व्यू वाला ओपिनियन दिया। सर ये क्या बोला आपने? ट्रू ओपिनियन, ट्रू एंड फेयर व्यू ओपिनियन, क्लीन ओपिनियन, अनमॉडिफाइड ओपिनियन, ये सारी चीजें हम ऐसे 705 में डिस्कस करेंगे। आपका जो लास्ट सीरीज है ऐसे 705, उसमें हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, हम कौन सा कब ओपिनियन देते हैं। पर अब इतना समझ लीजिए, मैंने बोला कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब कुछ सही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है, रीजनेबल एश्योरेंस दे दिया मैंने कि हाँ भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर है। ट्रू मतलब सही है, फेयर मतलब जैसे होने चाहिए वैसे हैं, ऐसा मैंने बोल दिया। अब क्या हुआ? However, later on, it was discovered that purchase manager responsible for procuring dresses from one location was also booking fake purchases of small values by colluding with unethical dealers. Payments to these dealers were also made in connivance with accountant through banking channel. The partners of the firm blame auditors for futile audit exercise. Are partners of the firm correct in their viewpoint? Imagine any probable reason for such a situation. अब क्या हुआ भाई, हमने तो पूरा एकदम सफिशिएंट, मतलब हमने तो पूरा एकदम बढ़िया से ऑडिट एविडेंस, हमने तो पूरा ओपिनियन दे दिया, लेकिन बाद में पता चला कि जो परचेज मैनेजर था वो फ्रॉड कर रहा था, वो बुक कर रहा था फेक परचेज छोटे छोटे अमाउंट के डीलर्स के साथ मिलके। वो बोलता था डीलर्स आप तुम ऑर्डर प्लेस करो, मैं तुम्हारे बिना ऑर्डर प्लेस किए ही परचेजेस बुक कर देता हूं, परचेज बुक करके तुम्हें पेमेंट भी दिलवा देता हूं मेरे अकाउंटेंट से। अकाउंटेंट के साथ मिलके वो सारा काम कर रहे थे, बेसिकली कॉल्यूजन, मिली भगत करके ये सब लोग काम कर रहे थे। परचेज मैनेजर मिला हुआ था, डीलर मिला हुआ था, एंड अकाउंटेंट मिला हुआ था। अब आया फर्म को गुस्सा। फर्म ने बोला यार ऑडिटर तूने तो ऑडिट किया ना, तूने तो बोला सब कुछ सही है, तेरे हिसाब से तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब कुछ सही था, तूने तो सारे प्रोसीजर्स भी किए, तूने तो सारे एविडेंस भी लिए, मतलब तूने ऑडिट अच्छे से नहीं किया है, तूने ऑडिट बहुत गलत तरीके से किया है, तूने ऑडिट नेग्लिजेंस में किया है। क्या पार्टनर करेक्ट है अपने व्यू पॉइंट में? अगर नहीं तो इसका रीजन बताइए इस सिचुएशन का कि ये सिचुएशन क्यों हुई। तो यहां पे सेम वही चीज हम लोग लिखेंगे कि भाई यहां पे ये तुम्हारा इंटरनल कंट्रोल था, ये परचेज मैनेजर का काम तुमको देखना था, एज एन एंटिटी तुम्हारा काम था, ये मैनेजमेंट का काम था। मैनेजमेंट ने कंट्रोल लगाया था, इंटरनल कंट्रोल, कि भाई परचेज मैनेजर जो है वो सारे परचेजेस बुक कर सकता है, ये तुम्हारा इंटरनल कंट्रोल था। अब तुम्हारा इंटरनल कंट्रोल काम अच्छे से नहीं कर रहा तो मेरी क्या गलती? एज एन ऑडिटर मेरे को जो करना था वो तो मैंने किया ना, जो ऑडिटर को एक्सरसाइज करनी चाहिए थे, जो प्रोसीजर्स लगाने चाहिए थे, जो एविडेंस कलेक्ट करने चाहिए थे, वो सारे चीजें मैंने कर ली। अब बिकॉज देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशंस है ऑडिट में, इसलिए मैं ये एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता हूं, इसलिए मैं रीजनेबल एश्योरेंस ही देता हूं, और उसकी वजह से ही यहां पे दिक्कत आई है। तुमने जो इंटरनल कंट्रोल लगाया था वो फेल हो गया है। तुमने जो ये परचेज मैनेजर को लगा रखा था इंटरनल कंट्रोल के तौर पे, वो इंटरनल कंट्रोल फेल हो गया है। ये उसका एग्जांपल है, ये ऑडिटर गलत किया है, ऑडिट गलत किया है, उसका एग्जांपल नहीं है। इंटरनल कंट्रोल जो था वो ऑपरेट नहीं हुआ ढंग से, क्योंकि एम्प्लॉइज ने कोल्यूड कर लिया। कोल्यूड मतलब कोल्यूजन कर लिया, मतलब मिली भगत कर लिया आपस में, जो एक लिमिटेशन है इंटरनल कंट्रोल की। मैंने आपको बताया था ना इंटरनल कंट्रोल की भी लिमिटेशन होती है, उसमें से एक लिमिटेशन है कोल्यूजन, कि भाई लोग मिली भगत कर लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इंटरनल कंट्रोल काम कर रहा है, लेकिन इंटरनल कंट्रोल काम नहीं कर रहा होता। ये हम अच्छे से डिस्कस करेंगे आपके रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल वाले चैप्टर में कि लिमिटेशन और इंटरनल कंट्रोल क्या होता है। अब ऑडिटर ने क्या किया? ऑडिटर का काम क्या है यार? ऑडिटर तो इंटरनल कंट्रोल पे रिलाय करके चलेगा ना, वो तो यही मानेगा कि इंटरनल कंट्रोल जो आपने लगाए हैं वो सुइटेबल है और वो सही से काम कर रहे हैं। हमारा काम तो यही है, हम तो यही मान के चलते हैं कि भाई हम और इंटरनल कंट्रोल पे रिलाय करते हैं, भरोसा करते हैं। हमारा नेचर जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, सुइटेबल कंट्रोल्स को डिवाइस करने के लिए ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसलिए ये इनहेरेंट लिमिटेशन है ऑडिट का, हम इस पर कुछ भी नहीं कर सकते भाई। हमने तो जैसा ऑडिट करना था वैसा हमने ऑडिट किया है, हमने तो परसुएसिव ऑडिट एविडेंस लिया है।
ठीक है, यस सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये आपका। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है सर? ऑब्वियसली मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, ये जो एक एक लाइन के जो आपको आंसर दिख रहे हैं ना, ये जो एक एक लाइन के आंसर दिख रहे हैं, ये थोड़ा सा कम चांसेस, ये तो थोड़ी ठीक है बड़ा था, लेकिन जो भी आपको एक एक लाइन के आंसर दिख रहे हैं वो थोड़ा सा कम चांसेस है कि आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछे, क्योंकि वो 4-4 5-5 मार्क के क्वेश्चन पूछते हैं। ये थोड़ा बहुत एमसीक्यूज में आने के चांसेस है, या फिर ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप समझे चीजों को कि एक्चुअली में कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट चीज क्या बोल रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 10 ये बोल रहा है, आरएसटी लिमिटेड a retail company has set up internal controls requiring all invoices to be stamped and signed by authorized person in goods receiving section of the company, stating the date and the time of receiving goods in premises to ensure that only those purchase bills are produced for payment for which goods have been actually received। ये बोल रहा है कि हमने एक ऐसा इंटरनल कंट्रोल लगाया है हमारे गुड्स रिसीविंग सेक्शन में। गुड्स रिसीविंग सेक्शन मतलब क्या? जहां पे हमने अगर किसी से परचेज किया है कोई भी गुड्स, तो जहां पे हमें वो गुड्स रिसीव होता है उस सेक्शन में हमने एक इंटरनल कंट्रोल लगाया है कि जो भी इनवॉइसेस हमें मिल रही हैं उसको हम स्टैंप मारेंगे, उस पर कंपनी का स्टैंप मारेंगे एंड उस पर साइन करेगा कोई भी एक ऑथराइज पर्सन गुड्स रिसीविंग सेक्शन पे, वो स्टैंप मारेगा एंड साइन करेगा, ताकि हमें, और उस स्टैंप और साइन में वो डेट भी लिख देगा एंड टाइम लिख देगा जब उसको गुड्स मिला है। ये क्यों हो रहा है सर? क्योंकि अगर हमें कहीं से भी कोई भी सप्लायर कोई इनवॉइस बेचता है कि आपने हमसे परचेज किया था, ये इनवॉइस इसका पेमेंट कर दीजिए, तो हम पहले चेक करेंगे कि ये गुड्स हमारे पास एक्चुअली में आए या फिर नहीं आए, फिर ही हम उसका पेमेंट करेंगे। ये करने के लिए हमने एक इंटरनल कंट्रोल लगा रखा है। अब क्या हुआ? ड्यूरिंग द ऑडिट द ऑडिटर फाइंड्स दैट 2 एम्प्लॉइज, अ परचेजिंग मैनेजर and an accounts clerk, have worked together to bypass this control, submitting fake invoices that resulted in payments for goods that were never received. You are required to state the objectives of an audit as per SC 200 when it comes to ensuring the reliability of financial statements. Also explain why auditor can only provide reasonable rather than absolute assurance that the financial statements are free from material misstatement due to fraud or error in the context of the given situation. ये बोल रहा है हुआ क्या भाई, हम जब ऑडिट कर रहे थे तब हमें पता चला 2 एम्प्लॉइज, हमारे एक परचेजिंग मैनेजर एंड हमारा अकाउंट्स क्लर्क जो था, वो दोनों साथ में मिली भगत करके ऐसा कर रहे थे कि वो फेक इनवॉइसेस सबमिट कर रहे थे, जिससे हमने पेमेंट्स कर दिए उन गुड्स के लिए जो गुड्स हमें कभी मिले ही नहीं थे। अब हमें पूछा जा रहा है कि आप अपना ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट बताइए रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, एंड दूसरा हमें बताइए क्यों ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड कर सकता है इस सिचुएशन के अंदर। वही सेम चीज जो हमने ऊपर पढ़ी थी। हम सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव बता देंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? ऐसे 200 में हमारा ऑब्जेक्टिव लिखा गया है, रीजनेबल एश्योरेंस लो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है और हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बने हैं। दूसरा जो आपने रीजनेबल एश्योरेंस लिया है उसको रिपोर्ट के थ्रू बता दो और कम्युनिकेट कर दो एज पर एसएस। ठीक है। अब ये जो हमारा ऑडिट है जिसमें कुछ कुछ लिमिटेशंस होती है, कुछ लिमिटेशन होती है जिसकी वजह से हम कभी भी रीजनेबल, कभी भी प्रैक्टिकल, हमारा जो एब्सोल्यूट एश्योरेंस है वो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ऑडिट है उसमें इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है। एंड ये जो इनहेरेंट लिमिटेशन है इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से इनहेरेंट लिमिटेशंस अराइज होती है, जिसमें इन्होंने सारे फैक्टर्स लिख दिए जो भी मैंने आपको 5 चीजें पढ़वाई ना, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फिर हमारा डिक्रीज इन रेलेवेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन ओवर टाइम, फिर हमारा ये फ्यूचर इवेंट्स, फिर हमने पढ़ा था नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, एंड लास्ट हमने पढ़ा था नॉट इन नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्होंने 5 चीजें लिख दी। पहले इन्होंने ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट समझा दिया, फिर इन्होंने लिमिटेशंस के बारे में बता दिया कि किन किन चीजों की वजह से लिमिटेशन होती है, उसकी वजह से हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते। अब इन्होंने स्पेसिफिक लिमिटेशन बता दी कि इस पर्टिकुलर केस में कौन सी लिमिटेशन का डिस्कशन हो रहा है। इस पर्टिकुलर केस में हमारा जो लिमिटेशन का डिस्कशन है वो है इंटरनल कंट्रोल के। इंटरनल कंट्रोल के खुद के लिमिटेशन होते हैं, जिसमें वन ऑफ द लिमिटेशन है कोल्यूजन अमंग पीपल। ठीक है, यस सर। तो यहां पे क्या हो रहा है सर, वो हमारे कौन से पर्टिकुलर केस में आता है? इनहेरेंट इंटरनल कंट्रोल वाला लिमिटेशन, वो आता है हमारा नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के केस में। तो इन्होंने पूरा नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यहां पे डिस्कशन में डाल दिया, मतलब पूरा नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिस्क्राइब कर दिया। क्या बोला सर कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बहुत सारे जजमेंट्स होते हैं, ये जजमेंट सब्जेक्टिव होते हैं, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी होती है, इसलिए कभी भी ऑडिटर जो है वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता। दूसरा, हम जब ऑडिट कंडक्ट करते हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कंडक्ट एज पर एफआरएफ बनाना, एंड दूसरा ऐसे इंटरनल सुइटेबल इंटरनल कंट्रोल डिवाइस करना। However, वो इंटरनल कंट्रोल्स जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहे होंगे बिकॉज ऑफ देयर ओन लिमिटेशंस, क्योंकि उनकी खुद की लिमिटेशंस होती है, इसलिए वो लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे होंगे। सर ये जो आपने इतना सारा बताया यहाँ पे, ये सारी चीजें हमें लिखनी है। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, देखिए यहाँ पे इन्होंने ऑब्जेक्टिव लिखा और यहाँ पे इन्होंने पहले तो सारे के सारे इंटरनल इनहेरेंट लिमिटेशंस के बारे में थोड़ा बहुत, मतलब बेसिकली उनकी जो हेडिंग थी वो लिखी, फिर पर्टिकुलर जो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इनहेरेंट लिमिटेशन लग रहा है उस इनहेरेंट लिमिटेशन को पूरा इन्होंने अच्छे से डिस्क्राइब किया है।
ऐसे ही हमें अपना आंसर लिखना है। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आपने अभी तक पढ़ा होगा, मैं आपको एक थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल या फिर थोड़ी सी अनपॉपुलर ओपिनियन बता रहा हूं कि अभी तक आपने ऐसा पढ़ा होगा कि हम जब भी ऑडिट करते हैं तो ऑडिट के आंसर्स लिखते हैं, तो अगर 4 मार्क का क्वेश्चन हो तो हमें 4 पॉइंट लिखने पड़ते हैं, उससे हमें मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ये चीज वर्क करती है, लेकिन ये चीज तब वर्क करती है जब आपका वो क्वेश्चन डायरेक्ट हो। जब डायरेक्टली आपको बोला जाए राइट द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट, व्हाट आर द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, तब ये सारी चीजें वर्क करती है कि आपने 4 मार्क का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट लिख दिए, 4 कीवर्ड्स मैच करवा दिए लाइन वाइज अंडरलाइन करके, तो आपको 4 में से 4 मार्क मिल जाएंगे। लेकिन अभी ना आईसीएआई का ट्रेंड चेंज हो रहा है, अभी न्यू सिलेबस से आईसीएआई ने अपना पूरा ट्रेंड चेंज कर दिया मार्किंग स्कीम का। अब वो क्या करता है, अब वो केस स्टडीज वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है, अब वो थोड़ा सा टफ बना रहा है आपके सीए इंटर ऑडिट को, तो अब वो केस स्टडीज वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है। तो अब वो क्या करता है, जब वो केस स्टडी वाले क्वेश्चन पूछता है ना, तब वी नेवर नो कि आईसीएआई कौन सा पॉइंट लेके आ सकता है इस केस स्टडी में। वो कोई भी पॉइंट घुसा सकता है इस केस स्टडी में, उसको कोई भी पॉइंट लेके सजेस्टेड आंसर में लिख सकता है और उसके मार्क्स अलॉट कर सकता है। तो हमें तो ऐसा लगेगा कि भाई क्वेश्चन में तो स्पेसिफिकली 2 चीजें पूछी गई है, मैंने 2 चीजें लिख दी तो मुझे पूरे में से पूरे मार्क्स मिलने चाहिए। लेकिन आईसीएआई ने वही 2 चीज 4 चीज लिख दी आपके सजेस्टेड आंसर में, और जो आपने 2 चीजें नहीं लिखी वो आपको पता तो थी, वो आपको पता थी, आपको पता है ना सर ये 5 पॉइंट्स होते हैं हमारे इनहेरेंट लिमिटेशन में, आपको ये भी पता है कि हमको ये भी डिस्क्राइब होता है हमारा नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। लेकिन आपने क्या किया, आपने बस ये ऑब्जेक्टिव लिखे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछा था, और पूछा था भाई इस सिचुएशन में बता दो कौन सा इनहेरेंट लिमिटेशन लगेगा, तो आपने ये वाला इनहेरेंट लिमिटेशन बता दिया कि सूटेबल कंट्रोल है, उसमें खुद के लिमिटेशंस होते हैं, ये वाला लिमिटेशन लगेगा। आपने ये चीज नहीं बताई कि भाई ये वाला भी लगता है, हमारा नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पहला पॉइंट जो था वो आपने नहीं बताया, एंड दूसरा कि हमारे इनहेरेंट लिमिटेशंस कितने होते हैं वो आपने नहीं बताया। ये आपको पता थे, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछा था इसलिए आपने नहीं बताया, इसलिए आपके मार्क्स कट गए। यही आपके साथ अभी तक होता आया है। अगर आपने पहले ऑडिट दिया तो और आप अनफॉर्चुनेटली फेल हो गए हो, तो ये आपका वन ऑफ द रीजंस था फॉर नॉट क्लियरिंग ऑडिट, कि आपको पता था आंसर में क्या लिखना है, आपको पता था कि ये लिख सकते हैं, मतलब ये चीजें आपको पता थी, फिर भी आपने नहीं लिखी क्योंकि आपको पता नहीं था कि ये क्वेश्चन में ये सारी चीजें भी लिखनी है। तो मैं आपको इन अ नटशेल ये बताना चाह रहा हूं कि आपको ऐसा करना है कि आपको ये जो पर्टिकुलर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है उसमें जो भी कॉन्सेप्ट लग रहा है उसके आजू बाजू आपको जितनी भी चीजें पता हो प्लीज लिख के आइए, प्लीज लिख के आइए। ये थोड़ा अनपॉपुलर ओपिनियन है, लेकिन मैंने जितना भी एनालिसिस किया, अभी नए नए जो पैटर्न्स आ रहे हैं, नए नए जो पेपर्स आ रहे हैं, उसमें आईसीएआई ने कोई भी पॉइंट घुसा दिया है अपने सजेस्टेड आंसर में और उसकी मार्किंग स्कीम में मार्क्स इंक्लूड कर दिया है। तो हमें उससे बचने के लिए हमें यही करना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड मुझे जितनी भी चीजें बताएं मैं वो लिख दूं। अगर वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है तो डायरेक्ट क्वेश्चन में तो आप डायरेक्टली 4 पॉइंट लिख देंगे तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, वो तो पक्का है। लेकिन ऐसे केस स्टडी वाले आते हैं ना, तब ऐसे कुछ भी घुसा देता है अपने सजेस्टेड आंसर में और फिर उसके मार्क्स एलोकेट कर देता है। तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा। ये पूरे ऑडिट में मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, ये मैंने एक बार बता दिया, आप इसको ध्यान में रखिएगा कि ऐसे बहुत सारी चीजें अपने हिसाब से इंक्लूड कर रहा है अपने सजेस्टेड आंसर में, उसके मार्क्स एलोकेट कर रहा है। ठीक है, यस सर। तो हम पूरा इन द गिवन सिचुएशन क्या हुआ वो हम सारी चीज बता देंगे। बाय गुड सेविंग सेक्शन में हमने ऐसा बोला था, लेकिन वो कॉल्यूजन के हिसाब से नहीं हुआ, फेक इनवॉइसेस उन्होंने बुक कर ली। तो इस फैक्टर्स के लिए ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, क्योंकि भाई आपके इंटरनल कंट्रोल में ही खुद लिमिटेशंस होती है। ठीक है, यस सर। ये हमारा हो गया पूरा टॉपिक ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटर। अब हम बात करते हैं सर, यहां पे आपने बोला इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट है, इतने सारे लिमिटेशंस हैं, हम कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते, हम तो सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस दे सकते हैं। फिर भी सर हम ऑडिट क्यों करते हैं? What are the advantages of audit? Why audit is needed? What are the benefits of audit? अब हम लोग वो चीज डिस्कस करेंगे, वो हम करेंगे हमारे हैंड रिटन नोट से। क्यों चाहिए होता है सर ऑडिट? चलिए सर, क्यों चाहिए होता है हमें ऑडिट? सबसे पहली चीज, ये हमें 2 चीजें बताता है, 2 गलतियां बताता है। हमारे जो कंट्रोल्स बने हैं, हमारे जो इंटरनल कंट्रोल्स बने हैं, उसमें अगर कुछ गलती हो, उसमें अगर सपोज हमने वो इंटरनल कंट्रोल बनाया है मटेरियल मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, और वो इंटरनल कंट्रोल मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, वो पता लगाने के लिए कि कौन सा ऐसा कंट्रोल है जो सही से काम नहीं कर रहा है, जहां पे कंट्रोल होना चाहिए वहां पे कंट्रोल ही नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी। कंट्रोल के केसेस में इसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी, कि भाई यहां पे कंट्रोल है, ये सही से काम नहीं कर रहा है, मतलब यहां पे डेफिशिएंसी है, कंट्रोल की डेफिशिएंसी है। ठीक है, मतलब कम सही से काम कर रहा है कंट्रोल, या फिर कंट्रोल है ही नहीं। सबसे पहली चीज ये, या फिर कोई फ्रॉड और एरर हुआ है एंटिटी में, तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए भी ऑडिट हमें हेल्प करता है। 2 बेकार चीजें आइडेंटिफाई, मतलब 2 गंदी चीजें आइडेंटिफाई करने, गलत चीजें आइडेंटिफाई करने के लिए ऑडिट हमें हेल्प करता है। कंट्रोल्स में कोई डेफिशिएंसी है एंड फ्रॉड में कोई फ्रॉड या फिर एरर हुआ है, तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए कैसे हेल्प करता है सर? हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन देके, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन देता है हमें ऑडिट, जिसकी वजह से हम ये 2 चीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
अब ये 3 पॉइंट हो गए हमारे। फिर हमारा क्या है सर, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल है ऑडिट। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 4 यूजर्स की बात करेंगे हम लोग। एम्प्लॉइज की बात करेंगे, हमारे खुद के एंटिटी के एम्प्लॉइज की बात करेंगे, शेयर होल्डर्स की बात करेंगे, गवर्नमेंट की बात करेंगे एंड बैंकर्स की बात करेंगे। एम्प्लॉइज के लिए क्या होता है सर, ये एक मोरल चेक है एम्प्लॉइज के लिए। मोरल चेक मतलब क्या, अगर एम्प्लॉइज सोचे कि भाई मुझे फ्रॉड करना है यहां पे, तो उसको सोच के ही डर लग जाना चाहिए कि भाई अगर मैंने फ्रॉड कर लिया और ऑडिटर ने पकड़ लिया तो फिर धुनाई हो जाएगी, तो फिर एंटिटी पुलिस को बता देगी। तो वो सोच के ही ये जो हमारा एम्प्लॉय है वो फ्रॉड ना करे, ऐसा मोरल चेक रहता है एम्प्लॉइज पे कि हाँ भाई ऑडिट होने वाला है, ऑडिट होने वाला है, ऑडिटर आने वाला है, वो पकड़ लेगा हमारा फ्रॉड। दूसरा, शेयर होल्डर्स के लिए क्या होता है सर, ये हमारे इंटरेस्ट को सेफगार्ड करता है। हमारे पैसे सही डायरेक्शन में लग रहे हैं, सही जगह लग रहे हैं, कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है हमारे पैसों के साथ, कोई ब्राइबरी, कोई करप्शन नहीं हो रहा हमारे फ्रॉड के साथ, ये चेक करने के लिए हमें ऑडिट हेल्प करता है। गवर्नमेंट सर, गवर्नमेंट को पैसा, गवर्नमेंट को मतलब है अपने पैसों से, तो गवर्नमेंट को जो टैक्स मिल रहा है वो टैक्स सही से कैलकुलेटेड है, टैक्स लायबिलिटी सही से कैलकुलेटेड है, वो चेक करने में हेल्प करता है ऑडिट। बैंकर्स, सर हम बैंक के पास गए, हमें लोन चाहिए 1 करोड़ का, बैंक बोलेगी पहले तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेके आओ, और ऐसा वैसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेके आना। तो बैंक भरोसा दिखाती है अपना ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कि अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड है, मतलब इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी लिखा गया है वो सही लिखा गया है, तब बैंक जो है अपना डिसीजन बनाती है कि उसको लेंड करना है या फिर नहीं करना है, मतलब उसको पैसे देने हैं या फिर नहीं देने हैं। तो ये सारे आपके साथ के साथ बेनिफिट्स हैं ऑडिट के, या फिर ऑडिट क्यों जरूरी है, ये 7 कारणों की वजह से। सबसे पहला, ये कंट्रोल्स में बताता है कि कोई डेफिशिएंसी है या फिर नहीं है। कैसे बताता है सर, उसके एग्जिस्टेंस को रिव्यू करता है, एंड कंट्रोल जैसा काम कर रहा है उसके ऑपरेशंस को रिव्यू करके बताता है कि भाई कोई डेफिशिएंसी है या फिर नहीं है। दूसरा, हमें यह बताता है कि क्या कोई फ्रॉड या फिर एरर है या फिर नहीं है, फ्रॉड और एरर डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है सर, ये हमें हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिससे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कॉन्फिडेंस मिलता है कि भाई हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने हैं। ये कॉन्फिडेंस देने के लिए वो हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फिर 4 लोगों को हेल्प करता है, 4 यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। सबसे पहला, ये मोरल चेक बनता है एम्प्लॉइज के लिए ताकि वो फ्रॉड कमिट ना करे, क्योंकि वो पकड़े जाएंगे, क्योंकि इस डर से कि वो पकड़े जाएंगे। दूसरा, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को वो सेफगार्ड करता है, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर है। अगर ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर नहीं होता ना, फिर भी शेयर होल्डर्स इस पर भरोसा नहीं कर पाते। ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर है, इसलिए एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म है ये पता लगाने के लिए कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो मैनेजमेंट ने बनाए हैं वो क्वालिटेटिव है एंड रिलायबल है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। इससे वो शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट जो है वो सेफगार्ड करता है। नेक्स्ट, ये गवर्नमेंट के लिए कैसे हेल्पफुल है, टैक्स लायबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए कि क्या टैक्स लायबिलिटी बन रही है, ऑडिटेड फाइनेंशियल के स्टेटमेंट के बेसिस पे गवर्नमेंट अच्छे से डिटरमाइन कर सकती है। नेक्स्ट, लेंडर्स, जो हमारे बेसिकली जो लेंड करते हैं चीजों को, जो देते हैं, उधार देते हैं, बेसिकली बैंकर्स, वो रिलाय करते हैं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ये डिसाइड करने के लिए कि उनको लेंड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम पॉइंट पढ़ते हैं सर, हमको ये चेक करना है, ऑडिटर को ये इंश्योर करना है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं वो मिसलीडिंग ना हो, वो किसी को मिसलीड ना करे। मिसलीड का सिंपल टर्म होता है धोखा ना दें। सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिसीविंग नहीं होने चाहिए, धोखा देने वाले नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ और ही लिखा है और एक्चुअली में कुछ और ही है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसलीड ना करे किसी को भी। अब ये कैसे ऑडिटर इंश्योर करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसलीडिंग नहीं बने हैं, ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। इसको हम हैंडरिटन नोट से डिस्कस करते हैं, कैसे पता चलेगा सर। सबसे पहले हम देखेंगे एंट्रीज को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसके बेसिस पे बनते हैं सर, जनरल एंट्रीज के बेसिस पे। तो हम एंट्रीज को देखेंगे, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेंगे। एंट्रीज में क्या देखेंगे सर, 3 चीजें। सबसे पहली चीज कि एंट्रीज आर सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। ऐसा नहीं मैंने हवा में कोई भी एंट्री पास कर दी, मेरे पास उसका सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होना चाहिए, एंटिटी के पास उसका सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होना चाहिए कि अगर मैंने कोई परचेज की एंट्री पास करी है तो मेरे पास परचेज का इनवॉइस होना चाहिए। ठीक है, तो एंट्रीज सबसे पहले सपोर्ट किए जा रहे हैं सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के साथ। एंट्रीज के मैंने जो अकाउंट्स बनाए हैं, मेरे जो अकाउंट्स है ना, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट्स, वो इन लाइन है विद एंट्रीज, मतलब एंट्रीज के बेसिस पे ही मैंने सारे अपने अकाउंट्स बनाए हैं। एंड तीसरी चीज, कोई भी एंट्री मैंने ओमिट नहीं की है, सारी की सारी एंट्री मैंने रिकॉर्ड करी है। ऐसा नहीं कि मैं परचेज वाली एंट्री थी वो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं करी, सेल्स वाली एंट्री मैंने रिकॉर्ड कर दी। ठीक है, यस सर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करेंगे, 3 चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, क्लियर होना चाहिए आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कोई भी ऐसे डबल मीनिंग वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, स्पेसिफिक वर्ड्स होने चाहिए, अनएम्बिगुअस नहीं होना चाहिए। अनएम्बिगुअस मतलब सिंगल मीनिंग वाले वर्ड्स होने चाहिए, डबल मीनिंग वाले वर्ड्स नहीं होने चाहिए।
क्लियर एंड अनएम्बिगुअस होना चाहिए। दूसरी चीज, क्लियर एंड अनएम्बिगुअस होगा मतलब क्या, ये प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड है। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जितनी भी चीजें चाहिए, जितना भी डिस्क्लोजर चाहिए, वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हैं, क्लियर एंड अनएम्बिगुअस है और प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड है, तो मैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ट्रू एंड फेयर व्यू दे दूंगा। मतलब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू देने चाहिए। तो बेसिकली एंट्रीज में आपकी तीन चीजें चेक करनी है आपको, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तीन चीजें चेक करनी है, ये पता लगाने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी को भी मिसलीड नहीं कर रहे, धोखा नहीं दे रहे। ये 6 पॉइंट्स है आपके यहाँ पे। क्या 6 पॉइंट्स है सर? सबसे पहला, जो एंट्रीज है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है। दूसरा, जो आपके अकाउंट्स है वो एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से बने। तीसरा, कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्रीज आपने ओमिट नहीं करी है। फिर तीन चीजें आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो क्लियर है और अनएम्बिगुअस है। अनएम्बिगुअस का मतलब स्पेसिफिक है। दूसरा, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो अमाउंट है वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। एंड तीसरी चीज, आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट करता है। किसकी ट्रू एंड फेयर पिक्चर? रिजल्ट्स की। रिजल्ट्स मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, एंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज की मतलब बैलेंस शीट की ट्रू एंड फेयर पिक्चर शो करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर, ये जो हमारा ऑडिट है ना, ये जो ऑडिटर है, इसके पास और भी बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए। सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नॉलेज होने से नहीं चलेगा। इसका हमारा जो ऑडिट है ना, उसके बहुत अलग अलग डिफरेंट ब्रांचेस के साथ रिलेशनशिप होती है। जैसे इसके अकाउंटेंसी के साथ रिलेशनशिप होती है, हमारे पास अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, हमारे पास लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, हमारे पास बिहेवियरल साइंस की नॉलेज होनी चाहिए कि हमें देख के पता चल जाए कि ये जो सामने वाला बंदा है, जो मैनेजमेंट का बंदा है, सही बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, फिर गलत बोल रहा है। इसकी बॉडी लैंग्वेज देख के हम पता लगा पाए। स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, डेटा प्रोसेसिंग के से रिलेटेड होता है हमारा ये ऑडिट, प्रोडक्शन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट से भी रिलेटेड होता है हमारा ये ऑडिट। ये इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है ऑडिट का, कि ऑडिट इन सब के साथ रिलेशनशिप रखता है। ठीक है, ये बस छोटा सा आपसे क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यूज में कि भाई ऑडिट किसके साथ रिलेशनशिप रखता है, तो आपको बस ऐसे नाम याद रखना है बस। ठीक है, यस सर। अब सर हमें बात बताइए, आपने ये तो बता दिया कि ऑडिट हम सारी एंटिटी का करते हैं, भले वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो, भले वो लीगल कोई भी फॉर्म में चलेगा, भले वो साइज कोई भी हो, रिस्पेक्टिव कोई भी साइज हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या ऑडिट हमें सबका करना पड़ता है? सर क्या मैंडेटरी है ऑडिट करना, या फिर हमारी मर्जी है हम ऑडिट करना चाह रहे हैं या फिर नहीं चाह रहे? तो मैं आपको बता देता हूं कि मैंडेटरी तो सिर्फ कंपनीज के लिए है, सिर्फ कंपनीज के लिए आपका ऑडिट मैंडेटरी है। और जहां पे भी कोई भी रिक्वायरमेंट दी गई है लॉज में तो फिर मैंडेटरी है, वरना आपका जो है ऑडिट वो मैंडेटरी नहीं है। वो डिपेंड करता है आपके टैक्स लॉज पे। टैक्स लॉज में कब बोला है ऑडिट मैंडेटरी है, गवर्नमेंट ग्रांट में अगर बोला गया ऑडिट मैंडेटरी तो आपको करवाना पड़ेगा, वरना वॉलंटरी। आप अपने हिसाब से आपको ऑडिट करवाना है तो करवाओ, नहीं करवाना है तो मत करवाओ, लेकिन कंपनीज को तो करवाना पड़ेगा, उनके लिए तो मैंडेटरी है। सर ऑडिट करवाना तो पड़ेगा, लेकिन ये ऑडिटर को अपॉइंट कौन करेगा? सर कौन अपॉइंट करेगा ऑडिटर को? तो यहां पे सिचुएशन दी गई कब कब कौन कौन अपॉइंट करेगा ऑडिटर को। कंपनी के केस में आपका शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे एनुअल जनरल मीटिंग में। एनुअल जनरल मीटिंग में आपके शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे। दूसरा, गवर्नमेंट कंपनी के केस में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा। गवर्नमेंट कंपनी हम डिस्कस करने वाले हैं आपके ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज में, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज में। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट कंपनी का जो ऑडिट है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करता है। ये एक इंसान है, बेसिकली इंसान की बात हो रही है। फिर तीसरा है हमारे पास फर्म जो आपकी पार्टनरशिप फर्म होती है, उसमें पार्टनर्स ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। एंड जो ऑडिटर रिपोर्ट बनाता है ना, वो उस पर्सन को सबमिट की जाती है जिस पर्सन ने उसका अपॉइंटमेंट किया है। जैसे कंपनी के केस में हम शेयर होल्डर्स को सबमिट करते हैं हमारी रिपोर्ट, गवर्नमेंट कंपनी के केस में हम C&AG को सबमिट करते हैं हमारी रिपोर्ट, एंड फर्म के केस में हम पार्टनर्स को सबमिट करते हैं हमारी रिपोर्ट। ठीक है, यस सर। अब आपका ये आधा चैप्टर, ऑलमोस्ट आधा चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। अब हम शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर नंबर 1, दैट इज योर अश्योरेंस एंगेजमेंट। कि सर अब ये अश्योरेंस एंगेजमेंट की बारी आ जाती है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपका डिस्कशन करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपके टॉपिक वाइज ये लेक्चर्स हों, कि टॉपिक वाइज हम ये लेक्चर्स करते रहे। लेकिन अगर बीच में कभी लेक्चर कोई 1.5-2 घंटे तक पहुंच जाता है तो मैं थोड़ा सा आपको भी ब्रेक देने के लिए, थोड़ा सा खुद को भी ब्रेक देने के लिए ये लेक्चर को यहीं एंड कर दूंगा, उस लेक्चर को वहीं एंड कर दूंगा, और नेक्स्ट लेक्चर आपका नेक्स्ट यहीं से शुरू कर दूंगा, जब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उसके हिसाब से। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपका जो लेक्चर है वो टॉपिक वाइज आए, लेकिन अगर कोई बड़ा टॉपिक है तो फिर हम उसको थोड़ा थोड़ा बाइफरकेट करके चलेंगे। तो अभी हमने खत्म कर लिया यहाँ पे, जितने भी हमने टॉपिक्स अभी खत्म कर लिए हैं, ये सारे टॉपिक्स, जितना भी आपका पर्टिकुलर चैप्टर वाला जो टॉपिक है वो हम लास्ट में रिवाइज करेंगे वापस से। जब हमारा पूरा चैप्टर हो जाएगा तब हम वो टॉपिक रिवाइज करेंगे वापस से। तो अभी हमारा ये जो पर्टिकुलर लेक्चर नंबर 1 है वो खत्म हो गया है। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। इस बार ऑडिट में एग्जामिनेशन पार, बस दुआ में याद रखना। थैंक यू, बाय बाय।